चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का 2 क्लास हो गया, आज हमारा तीसरा क्लास है। आप पहला 2 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखा पहला क्लास में हम लोग कॉस्टशीट का पढ़े। सबसे पहले कॉस्टशीट का फॉर्मेट और अगला इन्वेंट्री को वैल्यू करने का 4 मेथड। कल हम लोग पढ़े थे 3 चीज, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस चल रहा था। तो वे काम करें, सबसे पहले दिन हम लोग पढ़े कॉस्टशीट का फॉर्मेट, जो हम श्योर एटलीस्ट आधा तुम लोग को याद हो गया होगा, और जब तक ये चैप्टर खत्म होगा पूरा याद हो जाएगा। जरा बताना, सबसे पहले हमारा कॉस्टशीट का फॉर्मेट का पहला लाइन सबसे पहले क्या आएगा? मेरा पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और था, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। जैसे ऐड करेंगे मिलाकर क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करना है 2 एडजस्टमेंट, बोलो क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद मेरा 5 नया खर्चा, मेरा पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तीसरा वाला एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर माइनस सेल और स्क्रैप। ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करना है 2 एडजस्टमेंट। पहला ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी, क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरा आखिरी ओवरहेड आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके संग में एक और आएगा अब एडमिन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग नेचर, मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। एट प्रॉफिट क्या मिलेगा? सेल। कॉस्ट शीट डन। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, घबराना मत। और क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 में से भी एक मेथड लगाते हुए, जो आइदर रहेगा या रहेगा लिफो, या रहेगा सिंपल एवरेज, या रहेगा वेटेड एवरेज। अब जब भी हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे 2 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप में बनाएंगे इक्वेशन। याद है इक्वेशन क्या था? ओपनिंग एफजी प्लस कितना यूनिट प्रोड्यूस किए, माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी, क्या मिलने वाला है? सेल। उसके बाद देखेंगे 2 तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग में जो था क्वांटिटी वैल्यू रेट क्या, अगला देखेंगे जो करंट ईयर में प्रोड्यूस होकर आया क्वांटिटी वैल्यू रेट क्या। अब अगर बाई चांस लगाएंगे फीफो, फीफो का मतलब क्या? जो पहले है वो पहले जाएगा, तो पहले ओपनिंग वाला जाएगा, बाद वाला बचा रह जाएगा। और बाई चांस लगाएंगे लिफो, तो लास्ट वाला जाएगा, पहले वाला बचा रह जाएगा। अगर सिंपल एवरेज मेथड लगाना है, दोनों रेट का ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और वेटेड एवरेज के अंदर में जितना वैल्यू है जोड़ दे, डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी ऐड कर दे, क्या मिलेगा? वेटेड एवरेज रेट। पहला क्लास। अब कल हम लोग पढ़े डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। अब मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो सारा मटेरियल है जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स को देखते ही आइडेंटिफाई या रिलेट हो जाए। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब मेरा परचेज के वैल्यू में क्या आएगा? जो खरीदने का खर्चा है वो तो आएगा, प्लस वेयरहाउस से लेके मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में जितना खर्चा लगा वो भी आएगा। तुम लोगों को याद है वहां से यहां तक आने में बहुत खर्चा लगता है। अब एक काम करता है, मैं एक इशारा करता तुम लोग बताना ये सारा खर्चा क्या है। पहला, अगला फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन। रास्ते में गुंडा गुंडी, दोनों गुंडा गुंडी नहीं आज। चलो अगला ये मिली, ये मिली, ये मिली, टोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। याद है अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज खाली तभी इंक्लूड करेंगे जब ये रिकवरेबल रहे या नॉन रिकवरेबल। भैया जिसका रिफंड मिल गया खर्चा थोड़ी ना है, जिसका रिफंड ना मिला वही तो खर्चा है। ये था हमारा डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग पढ़े डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस है? अब हमारे वर्कर को बहुत सारा एलिमेंट ऑफ वेजेस मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा जो नॉर्मल सर्विस देने के लिए है, बेसिक। अगला मैं काम करता है, एक लाइन में डिस्क्राइब करेगा, नाम बताना। इन्फ्लेशन के लिए, घर को रेंट पे लेने के लिए, बीमार पड़ जाए, रिटायरमेंट के बाद, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ग्रेचुटी। अगला एफिशिएंटली काम करने के लिए, और छुट्टी पे गए घूमने के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन। वेरी गुड। अब मेरा अगला था डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हम लोग का शुरू हुआ था। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन दिया था सीमा ने, वाहियात डेफिनेशन। सीमा क्या बोली कि वो सारा खर्चा जो डायरेक्टली एफजी में रिलेट होता है अदर देन मटेरियल वेजेस, सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में जनरली बहुत सारे एग्जांपल रहता नहीं, गिना चुना 5-6 एग्जांपल है। आप एक सेकेंड हम छुपाए देखें तुम लोग कितना रिवाइज करके आता है। बताओ पहला एग्जांपल क्या था? मेरा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जिसका हम एग्जांपल दिया था डोमिनोज पिज्जा का।
कि भैया डोमिनोज वाला जब पिज्जा बना रहा है, जिस मटेरियल से बना, डायरेक्ट मटेरियल, जो आंटी लोग ने पिज्जा बनाया डायरेक्ट वेजेस, पर भाई जैसे ही मेरा ये पिज्जा बना, संग संग में जुबिलेंट फूड को देना पड़ेगा डोमिनोज को रॉयल्टी। तो ये जैसे एक पिज्जा बना, डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई हुआ, डायरेक्ट वेजेस आइडेंटिफाई हुआ, बनते ही एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो आया। तो जो मेरा रॉयल्टी है वो मटेरियल वेजेस का खर्चा नहीं है, पर खर्चा है जो डायरेक्टली पता है पिज्जा पे लगता है, कहां जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। जरा बताना, अगला एग्जांपल दिया था, हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जिस चीज से बिल्डिंग बन रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, जो वर्कर लोग बना रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस। पर भाई जब तक वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट उस साइट में नहीं आता, ये साइट नहीं बनता। यानी पता है, इसको हायर पे लेने पे जो खर्चा लगा वो मटेरियल वेजेस नहीं है, पर खर्चा है। ये खर्चा कौन सा रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा तीसरा एग्जांपल दिया था एक बॉटल का, कौन सा था, कॉस्ट ऑफ मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या, सांचा, सांचा, साचा, ठीक। मेरा कॉस्ट ऑफ मोल्ड क्या चीज है, मेरा मोल्ड क्या होता है, सांचा। यानी कुछ नहीं है, पहले मोल्ड क्रिएट करते हैं। अगर बाई चांस मेरे को ये बॉटल बनाना है एक पर्टिकुलर शेप का, तो जैसे वो, जब तक मेरे को वो पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉटल बनाना है, ये मोल्ड काम का है। और अगर वो नहीं बनाना, ये मोल्ड मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मतलब ये मोल्ड इसीलिए तैयार किया गया ताकि हम वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बना पाए। अब जिस चीज से बना, प्लास्टिक से, वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो आदमी बना रहा है डायरेक्ट वेजेस है। पर भाई जब तक ये मोल्ड नहीं होता, कौन सा बॉटल बन जाता, तो ये मोल्ड डायरेक्टली रिलेट हुआ ना ये फिनिश गुड से, तो इसीलिए वो जो मोल्ड का खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। अब अगला हमारा फोर्थ वाला था, जो क्या था, मैप एंड डिजाइन। मैप एंड डिजाइन हटाओ, हमारा क्लासरूम को देखो। ये जगह जब हम परचेज किया था, तो हम पहले सोचे चलो एक काम करते, इसको क्लासरूम बनाएंगे। और हम गए एक आर्किटेक्ट के पास। हम आर्किटेक्ट को बोला, भैया आर्किटेक्ट एक काम करो, इस क्लासरूम का ना डिजाइन बनाओ आप। हम बोला, कितना रुपया लोगे, बोला 2 लाख। हम बोला डिजाइन बनाने का, बोला हाँ। हम बोला चलो ठीक है, बना कर दो। जे बना कर दिया, हमको एक बड़ा सारा पेपर दिया, वहां पे बहुत सारे बेंचेस बना दिया। हम बोले तो मेरे को ही पता था, पर वही अगर हम बनाता ना, मेरे को एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं रहता। अब जैसे एक जन कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, मेरे को अंदाजा भी नहीं है। तो एक बेंच कितना साइज का होना चाहिए ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहे इस जगह का, इसका वो लोग को आइडिया रहता है। तो अगर बाई चांस मुझे क्लास बनाना था, पहले मेरे को एक मैप एंड डिजाइन बनवाना पड़ा। ये तो चलो हमारा छोटा सा क्लासरूम है, इसका एग्जांपल हटाओ। जब बड़ा बड़ा मॉल बनता है, तो ऐसी थोड़ी रैंडम बेसिस पे बनाना शुरू कर दिया, चलो बनाए, पसंद नहीं आए तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, पसंद नहीं आए तोड़ेंगे। तो पहले वहां पे एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, वो पहले पूरा का पूरा डिजाइन बनाता है। और अगर अच्छा खासा एरिया का है तो अच्छा खासा रुपया चार्ज करता है, कभी कभी करोड़ों में चार्ज करता है। अब जब तक ये मैप एंड डिजाइन नहीं बनता, तो कौन सा मॉल बन जाता। यानी मॉल जो चीज से बन रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। जो वर्कर बना रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस। पर भाई जैसे ये मैप एंड डिजाइन आया, तब ये बन पा रहा है। तो देखो, एक खर्चा इसी मॉल के लिए डायरेक्टली रिलेट हुआ, ये कहां जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब ऐसा नहीं है वो सेम डिजाइन को हम लोग हर जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो इसी के लिए था, इसी के साथ बनते ही खत्म, डन। जॉब चार्जेस को हम अभी नहीं बताएगा। हम आज कौन सा क्लास है, आज कौन सा क्लास है, हाँ कॉस्टशीट का तीसरा है ना, 5वां क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए मेरे को एक पूरा भूमिका बनाना पड़ेगा। चलो डन, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। एक काम करना, जरा हमारा अगला हेडिंग लिखना, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के एक हेडिंग लिखना, एक लाइन छोड़ के एक हेडिंग लिखना, बीचों बीच ओवरहेड, एक लाइन का गैप देना और हेडिंग लिखना। वाह, लोग इतना लेट आते हैं। अच्छा ओके, सर उसका नाम क्या है जिसने डेफिनेशन दिया, सर सीमा कौन है। चलो स्टार्ट करते हैं, ओवरहेड। चलो एक काम करना, बीचों बीच लिखना ओवरहेड। अब बस खाली आधा घंटा ध्यान देना, हम लोग ओवरहेड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फटाफट करेंगे 3 या 4 क्वेश्चन। सर 12 दिन हो गई, अभी तक कॉस्टिंग बुक नहीं आई, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, क्लास के बाद हम एक बार
देखते हैं क्या हुआ। कौन है तुम? कृतिका। चलो ठीक है, कृतिका का बुक नहीं पहुंचा। अभी लोग आपस में डिस्कस करें, हम लोग दे हैं। सुनो, जरा सबसे पहले बताना, जैसी वर्ड आया ओवरहेड, हम कॉस्टशीट का पहला क्लास से बताया, जैसी वर्ड आता है ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या? अरे ओवरहेड का मतलब क्या? याद करो, कॉस्ट होता है दो तरीका का, एक रहता है डायरेक्ट, एक रहता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस मिला के प्राइम कॉस्ट बना। बताओ, जैसी वर्ड इनडायरेक्ट खर्चा आया मतलब क्या है? ओवरहेड। तो ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहला बात, ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और मेरा ओवरहेड होता है तीन तरीका का। जरा बताओ मेरा तीन तरह का ओवरहेड क्या? अगर बाई चांस को इंडायरेक्ट खर्चा लगता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। और बाई चांस को इंडायरेक्ट खर्चा लगा है हेड ऑफिस के अंदर में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और बाई चांस को इंडायरेक्ट खर्चा लगा है मार्केटिंग या सेलिंग में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मेरा ओवरहेड आने वाला है तीन तरीका का। चलो, मेरा पहला आने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड, मेरा अगला आने वाला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और मेरा लास्ट वाला आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तुम लोग आज शायद मेरा आवाज में थोड़ा अलग लग रहा होगा, है ना? स्विमिंग करने गए थे? कैसे पता? चलो, अब एक काम करते हैं, बात करते हैं मेरा तीनों तरह का ओवरहेड के बारे में। अब हम चाहेगा ना थोड़ा बुद्धि लगा के आंसर देना, इसको रटना नहीं है, एकदम कॉमन सेंस। ठीक, चलो एक काम करें, सबसे पहले मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री में एक बार जाते हैं। मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री ये रहा। मेरा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। तो देखो, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड नाम खुद बता रहा है ये कहां लगने वाला है? फैक्ट्री में। ठीक, अब मेरा फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगेगा, कुछ खर्चा तो डायरेक्ट रहेगा, जो एग्जैक्ट पता है एफजी में क्या लगा, जैसे वो 3 रॉ मटेरियल, अगला ये 3 वर्कर लोग का वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, और जो भी हम 4-5 एग्जांपल डिस्कस किया डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये 3 चीज के अलावा बाकी जितना भी खर्चा फैक्ट्री में लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा बाकी जितना भी खर्चा मेरा फैक्ट्री में लगेगा वो सारा इनडायरेक्ट नेचर का है। और अगर ये इनडायरेक्ट नेचर का, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब चाहेगा ना तुम लोग थोड़ा मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग के हिसाब से फैक्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा और लगता है, बोलो क्या चीज का? चलो ठीक है, एक एक करके जो माइंड में बताना। चलो, पहला लगता है फैक्ट्री का रेंट। एक मिनट, एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी, वर्ड इलेक्ट्रिसिटी गलत है, आना चाहिए पावर। एक सेकंड, कोई बताओ इलेक्ट्रिसिटी पावर के बीच में डिफरेंस क्या? जैसे पता है, अगर ये जो ट्यूबलाइट जल रहा है ना, ये है इलेक्ट्रिसिटी। अगर फैन चलाएंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। एसी की जो हवा आ रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी। पर वही अगर बाई चांस एक बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर में जाएगा जहां पे बहुत बड़ा मशीन चलता है, तो वही मशीन जब चलेगा वो छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी लाइन से नहीं चलेगा। जब इतना बड़ा मशीन चलता है वो ह्यूज पावर लेता है। तुम लोग ये वर्ड सुना होगा, हॉर्स पावर। वर्ड सुना है एचपी, हॉर्स पावर। अगला वर्ड सुना होगा केडब्ल्यूएच, केडब्ल्यूएच किलोवाट आवर। अगला वर्ड सुना होगा एमडब्ल्यूएच मेगावाट आवर। यानी शॉर्ट, जब हमारे फैक्ट्री के अंदर में बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा, उसमें क्या लगने वाला है? पावर। अच्छा, पावर कौन कंज्यूम करेगा? मशीन। यानी पता है मेरा अगला फैक्ट्री के अंदर में और बहुत सारा खर्चा लगेगा मशीन रिलेटेड। अरे ये वाला वैसे इतना लेट आने का रीजन कॉलेज था, कौन सा? जीएडी बिरला, जेडीबीआई। चलो ठीक है, अब मेरा अगला खर्चा आने वाला है मशीन रिलेटेड सारा खर्चा। फैक्ट्री में मेन क्या लगेगा? मशीन। तो देखो, पहला बात मशीन में लगने वाला है पावर, पहला खर्चा। अगला बताओ मशीन में और खर्चा क्या क्या लगेगा? अगला लगेगा मशीन में फ्यूल। तो इसलिए पावर एंड फ्यूल दोनों हम लोग संग में यूज करते हैं। और सुबह से शाम मशीन चलेगा, वो भयंकर हीट जनरेट करता है। और अगर भयंकर इतना हीट जनरेट करता है तो इसके टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल बनाने के लिए पता है कुछ डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है?
क्या डालना? पानी। भाई अपना ज्ञान अपने पास बना रहे, सिगरेट ऐसा नहीं पानी डाल दिए। आज जब सुबह से शाम हमारा मशीन चलेगा, जबरदस्त हीट जनरेट करेगा। इस को नॉर्मल रखने के लिए हम लोग को डालना पड़ता है कूलेंट। वर्ड सुना है कूलेंट या ल्यूब्रिकेंट? वर्ड सुना होगा, हाँ समझ गया हम। चलो ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, मशीन आया, क्या काम स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। अब मशीन, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मान लो हम आईपैड लेकर आए, एक दिन हम नया, मान लो ये लड़का आया, आगे मेरा आईपैड तोड़ दिया, ठीक। अब नेक्स्ट डे हम नया नया आईपैड लेकर आएंगे। अब अगला क्वेश्चन उठता है, बस खाली आईपैड लाए, हम लिखना शुरू किए, तो क्या लगता है पूरा क्लास में हर जगह आना स्टार्ट होगा? नहीं होगा, जब तक उसको सेटअप ना किया जाए। और सेटअप करने के लिए, एक सेकंड, ये आईपैड, अब जब तक ये सारा का सारा कन्वर्टर, ये एचडीएमआई केबल, ये सब नहीं आया, तब तक ये मेरे लिए आईपैड कोई काम का नहीं है। तो जस्ट इमेजिन करो, एक छोटा सा आईपैड के लिए इतना कुछ लग जाता है, और हमारे कंपनी में तो बड़ा बड़ा मशीन आने वाला है। तो ये बड़ा बड़ा मशीन को सेटअप करने के लिए जो ये सब जो पार्ट्स लगता है ना, इसे हम लोग कहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। यानी मेरा मशीन तभी, चलो ठीक है, यानी पता है मेरा मशीन तभी काम किया जब वहां पे क्या लगाएंगे साथ में? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। तो वापस से मेरा खर्चा तो है, पर क्वेश्चन उठता है क्या सिगरेट के अंदर में स्टोर्स जाएगा? नहीं, सिगरेट में स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, पर फैक्ट्री में लगा, तो इनडायरेक्ट है, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो हम लोग क्या बात की? पावर का। अगला बात की स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। अगला बात की कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। अब जरा तुम लोगों ना थोड़ा अकाउंट्स के नॉलेज को टेस्ट करते हैं। बड़ा बड़ा मशीन आया करोड़ों का, बड़ा बड़ा मशीन आया करोड़ों का। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, इतना बड़ा मशीन लेकर आए हैं करोड़ों का, तो ऐसे मशीन करोड़ों का, हम बहुत बड़ा हिंट दे दिया, करोड़ों का मशीन आया, तुम एक मिनट, क्या किसको इग्नोर कर रहे तुम? नहीं हम पूछ रहे, अगला एक सेकंड। अब तुम लोग मेरे को बताना है, एक चीज रियलाइज किया, जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, वो एक तरह का पीएल है। ये रियलाइज किया, पीएल में आता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर भी आता है, वहां पे आता है सारा का सारा खर्चा, यहां पर भी आता है, उधर में आता है सेल, यहां पर भी आता है, उधर लास्ट में निकलता है प्रॉफिट, यहां पर भी आता है। यानी मेरा कॉस्ट शीट एक तरह का पीएल है, बस एक फर्क है, ये अकाउंट फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में है, पर है तो एक तरह का पीएल। अब जरा अकाउंट्स का नॉलेज के बेसिस पे आंसर देना। जो मशीन का वैल्यू है मान लो 10 करोड़, और मशीन खरीदेंगे 10 करोड़ का, तो क्या लगता है मशीन के वैल्यू 10 करोड़ को पीएल में लेकर जाएंगे, या ये कहां लेकर जाएंगे? मेरा 10 करोड़ का मशीन कहां जाने वाला है? और अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा तो पीएल में इसका हर साल कुछ आएगा, बोलो क्या? डेप्रिसिएशन। तो ध्यान देना, हमारे कॉस्ट शीट में क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। अब अगला, अगर बाई चांस प्लांट एंड मशीनरी खराब हुआ, बताओ इसको क्या करना पड़ेगा? तो मेरा अगला रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा। अब इतना महंगा प्लांट एंड मशीनरी आ गया, कहीं डर है कहीं आग ना लग जाए, उसके लिए क्या लेंगे? इंश्योरेंस। तो मेरा अगला इंश्योरेंस का खर्चा। यानी सरल भाषा में फैक्ट्री में जो भी मशीन रिलेटेड खर्चा है, सारा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब मशीन का डेप्रिसिएशन या रिपेयर या इंश्योरेंस या स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट या कूलेंट ल्यूब्रिकेंट या पावर, सब का सब कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला, इतना बड़ा जगह और बाई चांस खुद का खरीदा हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदा हुआ है, तब तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा। पर मान लो अगर रेंट पे लिए हैं तो रेंट आएगा। अब एक चीज और बताओ, मेरा वो क्या है, ये रहा। एक चीज और बताओ, इनका वेजेस तो था डायरेक्ट वेजेस, पर याद है यहां पर भी बहुत सारे आदमी लोग हैं, और यहां पे जो इतने सारे आदमी लोग हैं, इनको भी पैसा मिलेगा। तुम लोग बता रहे हैं, इनको जो पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट? और अगर इनडायरेक्ट रहेगा मतलब ये ओवरहेड है। बिल कहां है? फैक्ट्री में। कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो, आया समझ में? हाँ एक सेकंड, एक डाउट है, बोलो। एकदम हो गया। देखो, जो स्टोर्स एंड स्पेयर एक तरह का इन्वेंट्री हो गया, करेक्ट, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा है, पर जब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगा ना, वो वैसे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट को इसको इशू कर देगा। और जब इशू, हाँ करेक्ट, जो इशू करेगा, जो यूज करेगा, खाली वही आएगा। ठीक। अब सुनो ना, ये क्लास में कोई एक जन बताओ, तुम लोग यहां पे कोई वहां का है क्या? अरे वो है ना, अरे जहां पे बहुत बड़ा स्टील फैक्ट्री है टाटा का, जमशेदपुर। हाँ करेक्ट। अरे थोड़ा रोहित शर्मा फैन है नाम। ये क्लास में कोई जमशेदपुर का है?
एक जन है, चलो ठीक है। जमशेदपुर में जब तुम था तो तुम कभी वहां पे टाटा का फैक्ट्री गया है? बाहर से देखा है? कभी जीवन में रेलवे स्टेशन गया है? हाँ, तो रेलवे स्टेशन के पास में तो उसका फैक्ट्री क्रॉस करता है ना। कौन? तुम गई है क्या? तो गई तो होगी, मामा का घर बुलाया ना कभी जीवन में? हाँ गई है ना जमशेदपुर, वहां पे टाटा के उस फैक्ट्री में गई थी? नहीं सर, दूर से देखे थे। अभी तो वही क्रॉस कर रहा है। चलो ठीक है, बाहर से देख ली तो इतनी देर से वही तो पूछ रहा था भाई। आजा एक सेकेंड, तो वहां जाकर क्या देखा? हाँ, मशीन था, और वहां पे आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट जब बनता है, जब आयरन स्टील प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर में जबरदस्त वाला पावर लगता है, भयंकर वाला पावर लगता है, खतरनाक वाला पावर लगता है। अब सोचो, एक वैसा प्रोडक्ट बन रहा है और एक बन रहा है सिगरेट जैसा। खाली कंपैरिजन करो। अब एक बड़ा सारा आयरन स्टील प्रोडक्ट बना, उसमें जो पावर लगेगा, और एक पुचकी सा सिगरेट जो बन रहा है उसमें जो पावर लगेगा, क्या लगता है दोनों में सेम रहेगा? ऐसे नहीं बोलो, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। बताओ किसके अंदर में ज्यादा रहेगा? आयरन स्टील वाले में। तो पता है वहां पे हर एक प्रोडक्ट में इतना जबरदस्त पावर लगता है कि वहां पे कंपनी ना अलग से ट्रैक करता है कि भाई हर एक प्रोडक्ट को बनाने में पावर क्या लगा। पर भाई हर एक सिगरेट में पावर क्या लगा जीवन में भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। यानी दो तरह का इंडस्ट्री है, एक के अंदर में पावर को अलग से ट्रैक करते हैं, हर एक प्रोडक्ट में क्या लगा। और वही अगर मान लो बिस्किट फैक्ट्री है, एक बिस्किट में पावर क्या लगा, हमको क्या पता। यानी बताए पावर लग दोनों में रहा है, एक में एग्जैक्ट हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं हर एक प्रोडक्ट में क्या लगा, और एक में ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो पावर एंड फ्यूल एक स्पेशल खर्चा है जो कभी कभी डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है, कभी कभी फैक्ट्री ओवरहेड बनता है। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कब बनेगा? जब एग्जैक्ट हम लोग ट्रैक करें कि एक प्रोडक्ट को बनाने में पावर कितना लगा, एग्जैक्ट हम लोग पता करें। और मेरा इनडायरेक्ट कब बनेगा? पावर लग तो रहा है पर एग्जैक्ट कितना लगा वो मेरे को नहीं पता, तब उस केस में क्या बनेगा? ओवरहेड। तो बोलेगा एग्जाम में कैसे पता चले? एग्जाम के अंदर में वो क्लियर कट हिंट दे देगा क्या करना है। और मान लो बोल दे कि मेरा पावर लगा जो हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे, ओवरहेड में चला गया। या खाली पावर एंड यूटिलिटीज लिखा हुआ है, पावर एंड फ्यूल लिखा हुआ है, और बोल दे ट्रेसेबल या रिलेटेबल, वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। और अगर दोनों नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे? जो तुम्हारा मन, बस जो भी तुम्हारा मन करे ना उसको नीचे नोट दे देना। चलो डन। चलो एक काम करें, हम जो बीच में एक लाइन छोड़ के आए थे ना, उसका कारण यही था। तो पावर एंड फ्यूल उधर भी जाएगा इधर भी आएगा। सर मैं गया हूं जमशेदपुर, वेरी गुड, कहानी खत्म। ये क्लास में कितने लोग कैलकाटा के हैं? कितने लोग बाहर से आए हुए और कैलकाटा में भी रह रहे हैं? ज्यादा किसमें है? ओके, चलो ठीक है। कोई यहां पे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया, साउथ में कहां से? विशाखापट्टनम, ओह मेरा फेवरेट जगह है। बैठिए। चलो अगला लिखते हैं पावर एंड फ्यूल। चलो कोई बिठाओ ना। किसी में अगर है कम लोग, चलो खुद ही सके। चलो पावर एंड फ्यूल ब्रैकेट में, अगर ये ट्रेसेबल है या डायरेक्टली रिलेट होता है, ठीक है ना। यानी मेरा पावर एंड फ्यूल दोनों हो सकता है। अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो भैया ट्रैक करेंगे, और वही छुटका मुटका इंडस्ट्री है वहां पे ट्रैक नहीं हो पाएगा। चलो डन। अब एक काम करें, फटाफट ओवरहेड फैक्ट्री में जितना सारा एग्जांपल दिया, शॉर्ट में फटाफट एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा हाँ, कोई यहां पे इंडिया के बाहर से, कहां से? नेपाल, हाँ दुबई से, सही में? ए मजाक मत कर, सही बोल। पासपोर्ट दिखाओ। सही में दुबई से?
अरे वाह क्या बात है। नहीं, दुबई से एक लड़की भी आई हुई है पहले, एक लड़की दुबई से आई हुई है, एक बहरीन से आई हुई है, और एक तुम्हारा थाईलैंड से भी है, तो है लोग रहे हुए हैं। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं हमारा फैक्ट्री ओरिएंटेड का एग्जांपल। तो मेरा पहला एग्जांपल आने वाला है पावर एंड फ्यूल। देखो पावर एंड फ्यूल हम दोनों में लिख रहा है, उसमें भी लिख रहा है, इसमें भी लिख रहा है। क्या बात है दुबई, तो इंडिया के अजीब सा लग रहा होगा। सर एक बार दिखाइए ना दुबई वाले को। अभी नहीं, बाद में, बाद में। चलो पावर एंड फ्यूल। अब मेरा अगला आने वाला है मशीन रिलेटेड सारा खर्चा। तो देखो हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग समझ पाएगा क्या? पीएनएम, पीएनएम समझा? ठीक। अब मेरा प्लांट एंड मशीनरी का तुम लोग बताना पूरा वैल्यू आएगा या क्या आएगा? खाली डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरा वैल्यू तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो भाई यहां पे आने वाला है डेप्रिसिएशन। या अगर मान लो उसका इंश्योरेंस लिए, या मान लो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तुम लोग एब्रीविएशन समझ पा रहे हैं? आरएनएम, पीएनएम। दुबई बॉय आपका नाम क्या है? हाँ आदित्य, आदित्य नहीं आदित्य, थोड़ा टोन बदलता है विदेशों का। ठीक, चलो आया हमारा बिना प्लांट एंड मशीनरी का सारा खर्चा। अब बिना प्लांट एंड मशीनरी आ गया पर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट नहीं आया, क्या फायदा? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। अच्छा ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरा लिख दे क्या? ठीक है समझ गया, तुम अपने नोटबुक में पूरा लिख दो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, करेक्ट है। अब अगला, जब इतना भयंकर सुबह से शाम मशीन चलेगा, इतना हीट जनरेट करेगा, उसको ठंडा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। चलो अगला आएगा कूलेंट्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। सर आरएनएम का फुल फॉर्म भाई छोड़, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक। अब मेरा अगला खर्चा आने वाला है, अगर बाई चांस हमारे फैक्ट्री का जगह खरीदा हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदा हुआ है, तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया। खरीद लिए तो वैल्यू मेरा ही है ना, ये वो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू चला जाएगा उसमें, बैलेंस शीट में बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आता रहेगा। नहीं क्यों नहीं होगा? अगर हम बाई चांस रेंट पे लेता तो रेंट मेरा कॉस्ट शीट में जुड़ता, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा तो है ना। और हम रेंट पे ना लगे खरीद लिया तो उसका डेप्रिसिएशन जुड़ेगा। तो मेरा अगला फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। मेरा अगला रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पर वही अगर बाई चांस ये मेरा जगह खरीदा हुआ नहीं है, रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट मेरा आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री रिलेटेड जो खर्चा बचा है इनडायरेक्ट नेचर का, फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा अगला रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। इसके अलावा बाकी जितना भी इनडायरेक्ट वेजेस है, तुम लोग इनडायरेक्ट वेजेस समझा क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर था उनका डायरेक्ट वेजेस, बाकी सारे डिपार्टमेंट का वेजेस इनडायरेक्ट है, पर फैक्ट्री में लगा फैक्ट्री ओवरहेड। करेक्ट है यहां तक? देखो वेजेस और सैलरी हम लोग यहां पे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर जनरली वेजेस मिलता है वर्कर को, सैलरी मिलता है ऑफिसर्स को। बोलिए। करेक्ट। ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो आदमी काम कर रहा है उसका। बोलो हुआ ना यहां तक? हाँ बोलो। वेरी गुड। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा खर्चा टोटल में आया हुआ है उसमें जितना प्रोडक्ट बना सबके बीच में अपोर्शन करके कॉस्ट शीट बनेगा। मान लो पूरा फैक्ट्री के अंदर में 3 प्रोडक्ट बना, तो फैक्ट्री रेंट तो तीनों का मिलाकर है, तो जब कॉस्ट शीट बनेगा तीनों का अलग अलग, तो जो रेंट आया उस रेंट को तीनों में थोड़ा थोड़ा बांट कर लिखेंगे। बटेगा कैसे, उसके लिए चैप्टर ओवरहेड आएगा। ठीक। चलिए, ये था हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ एग्जांपल। अब अगला लिखते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ये रुको ना, पहले इजी वाला करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो अब अगला करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक। सुनो ना तुम लोग, मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल दो। मेरा कौन कौन सा खर्चा है जिसके द्वारा
हमारा, हाँ बोलो बोलो, जिसके द्वारा हमारे कंपनी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, सेल बढ़ा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बताओ मेरा खर्चा क्या लगेगा? पहला एडवर्टीजमेंट या सेल्स मार्केटिंग प्रमोशन, फ्री सैंपल। एक काम करें, लिखते हुए चले, हाँ लिखते हुए चलते हैं। चलो, मेरा पहला एडवर्टीजमेंट, अब जो भी हमारा कंपनी एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को प्रमोट करना, सेल को बढ़ाना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा अगला आने वाला है सेल्स या मार्केटिंग प्रमोशन। मेरा तीसरा रहेगा फ्री सैंपल। तुम लोग समझा फ्री सैंपल? और जीवन में कभी मॉल में जाएगा ना, वो लोग देखेगा ना, कोई चीज का फ्री सैंपल बांट रहा होता है। तो ये जो फ्री सैंपल बांट रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपने गुड्स को प्रमोट करना। और गुड्स को प्रमोट करना है, कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कभी देखा फ्री सैंपल? और तुम लोग लेकर आते हो सब? हाँ सर, ले आते हैं। चलो डन। मेरा अब अगला ना 2-3 ढंग का आइटम बताओ। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। कैरेज आउटवर्ड, क्यों बताओ? कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड अलग है। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड के बीच में डिफरेंस क्या? कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट या बेचने का खर्चा। तो यहां पर क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड। तुम लोग को हम कल इंसेंटिव नहीं दिया था ना? चलो ठीक है, आज देंगे। अभी हमें जो लिखवा रहा है ना, फिर हम रैंडम बेसिस पे कुछ भी 10 आइटम का नाम पूछेगा, खाली क्लासिफाई करना किस ओवरहेड में जाएगा। ठीक। अब मेरा अगला ध्यान देना, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऊपर आता था और हम बताया था जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, कल नहीं सॉरी परसों। यहां पे आएगा सेकेंडरी पैकिंग। क्या बात है, हर्षित बोल रहे हैं, अगर जो वेयरहाउस है उससे रिलेटेड सारा खर्चा, जो वेयरहाउस था उसका रेंट, वेयरहाउस का इलेक्ट्रिसिटी, जो वेयरहाउस के अंदर में आदमी लोग हैं उन लोगों का सैलरी, शॉर्ट में बोले वेयरहाउस चार्जेस। याद है ना? वेयरहाउस फैक्ट्री से निकलकर कहां जा रहा है? वेयरहाउस में। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसका सारा खर्चा कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एकदम आएगा। चलो यहां लिखते हैं वेयरहाउस चार्जेस। मेरा अगला, हमारा लवली ने आंसर दिया है जो सेल्समैन का है उन लोगों का सैलरी कमीशन, ये सब। वाह लवली वाह। चलो सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन। और कुछ माइंड में आ रहा है? अच्छा एक और अच्छा आया, एक सेकेंड। काफी और हमारे कंपनी के पास पता है क्या रहता है? डिलीवरी व्हीकल खरीदा हुआ रहता है। डिलीवरी व्हीकल खरीदा हुआ रहता है, जहां पे क्या करता है? वो जा जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तुम लोग जरा बताना, जो डिलीवरी व्हीकल का खर्चा है, डिलीवरी व्हीकल का खर्चा ये पूरा कॉस्ट शीट में आएगा या उसका कॉस्ट शीट में क्या आएगा? डिलीवरी व्हीकल फिक्स एसेट है, वो तो चला जाएगा बैलेंस शीट में, पर भाई उसका हर साल कॉस्ट शीट में या पीएल में क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। तो अगला आएगा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, खाली एक आइडिया। और तुम लोग ना नाम पढ़ के अपने आप पक्का समझ जाएगा एग्जाम में कि समझ में आएगा ये तो फैक्ट्री का ही खर्चा है, ये तो मार्केटिंग का है, ये तो ऑफिस का है, अपने आप आराम से क्लासिफाई होगा। अब अगला तुम लोग सुना होगा आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या? आज जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, लवली को पूरा आइडिया है सबका। आज जो मेरा आफ्टर सेल सर्विस एक बार बेच दी है, अब बेचने के बाद जब कस्टमर को सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा तो एक टीम रहेगा ना, तो फैक्ट्री में थोड़ी बैठा है, हेड ऑफिस में थोड़ी बैठा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी कस्टमर है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम ऊपर रहे, ताकि आगे फ्यूचर के अंदर में वो कस्टमर वापस से आए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका गुडविल बढ़ाना, इसका रेपुटेशन बढ़ाना। किसका पार्ट बनेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सेल के बाद का सारा चीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा आफ्टर सेल सर्विस। सर लवली लड़का है या लड़की? तो वैसे तो लड़का लग रहा है, आगे पता नहीं।
चलो अगला पॉइंट नंबर 10 बोलिए। डिलीवरी व्हीकल का एकदम उसमें आएगा। डिलीवरी व्हीकल में जो फ्यूल भरा है उसका खर्चा इसमें आएगा। तो देखो मतलब बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है, पर नाम पढ़ के समझ में आएगा ये लग कहां रहा है। एक और तुम लोग सुनोगे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। ये वर्ड सुना इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन? एक लड़कों को बता दे क्या है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन तुम लोग शायद जब छोटा था बेबी टाइप था तो उस टाइम तुम लोग जाता होगा एग्जीबिशन में, वो सब तो फालतू एग्जीबिशन होता था। अब जो बड़ा बड़ा कंपनी वो लोग क्या करता है, कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लेकर आता है ना उसका इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होता है। कार का इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, यानी अलग अलग इंडस्ट्री में एक एग्जीबिशन चलता है। वहां पे हर एक कंपनी आता है और आके अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब जरा बताओ ये जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन वो कर रहा है तो फ्री में तो नहीं कर रहा है, खर्चा लग रहा है। और ये जो भी खर्चा कर रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, अपना प्रमोशन करना ही तो है। तो ये भी कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्लियर है? बोलिए। एकदम नहीं, वो प्रॉपर सेल का ही पार्ट बनता है, क्योंकि वो ऐसा अब ऐसा तो नहीं होगा कोई बहुत डिस्काउंट में दे रहा है और अगर इन जनरल डिस्काउंट चल भी रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्टशीट में सीधा सेल में वो डिस्काउंट माइनस होकर आएगा, पर खर्चा इसी में रहेगा। पर उसी बीच में अगर ये फ्री में कुछ दे दिया कि जाओ यूज करो, तब भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल में जाएगा। चलो डन। अब अगला लिखते हैं, बोलिए। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो तो वैसे ही बैलेंस शीट में जाएगा और अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो उसका अमोर्टाइजेशन ही आएगा हमारे कॉस्ट शीट में। आपको अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बनाया गया वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा और अगर इन जनरल सब प्रोडक्ट में यूज हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में वो आएगा, वो सब स्पेशल आइटम्स आएगा। चलो अगला लिखते हैं ऑफिस ओवरहेड। अब सुनो ना, ऑफिस ओवरहेड का दो पार्ट था। तुम लोगों को याद है ऑफिस ओवरहेड का दो पार्ट क्या क्या था? मेरा एक था नेचर ऑफ प्रोडक्शन और एक और क्या था, जनरली मार्केटिंग। अब एक बात सुनो, एडमिन ओवरहेड कुछ ना बोले, ध्यान देना। वर्ड क्या था, एडमिन ओवरहेड का दो हिस्सा होता है, एक प्रोडक्शन लिखना मत और एक होता है जनरल या मार्केटिंग। ठीक। और हम बाई चांस बोलते हैं हेड ऑफिस के अंदर में खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन रिलेटेड, कहां जाएगा? तुम लोग बताना, हम ये 1 और 2 लिख रहे हैं, खाली बताना 1 या 2। ठीक। और हम बोलते हैं हेड ऑफिस में खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन रिलेटेड, कहां जाएगा? कहां जाएगा? और हम बोले हेड ऑफिस में खर्चा लग रहा है फैक्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड 1। और हम बोले हेड ऑफिस में खर्चा लग रहा है वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। और हम बोले हेड ऑफिस के अंदर में एक प्रोडक्शन डायरेक्टर बैठा हुआ है, उसका सैलरी 1। वर्ड प्रोडक्शन आ रहा है ना, वो क्यों है? क्योंकि उसको प्रोडक्शन रिलेटेड ज्ञान बांटना है। तो प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी आएगा वो कहां चला जाएगा? इधर। अब अगला बताना। और हम बोले हेड ऑफिस के अंदर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है मार्केटिंग रिलेटेड, कहां जाएगा? और हम बोले हेड ऑफिस में डिसीजन लिया जा रहा है कोई सेल प्रमोशन के लिए, कहां जाएगा? हम बोले हेड ऑफिस का रेंट, हम बोले हेड ऑफिस का रेंट और हम कुछ नहीं बोला। पहले बताओ एक सेकेंड, हेड ऑफिस का रेंट क्या नेचर सब? अरे दीदी आप आम आके बोलो, आपने पानी पियो, पानी पियो। আমি বলছি আপনি বলি 1। चलो अब देखो हम कहां था, हाँ। और हम खाली बोले हेड ऑफिस का रेंट, हम ये नहीं बताया प्रोडक्शन रिलेटेड है, हम ये नहीं बताया मार्केटिंग रिलेटेड है। तो तुम लोग तो जिसका नेचर कुछ नहीं होता उसका नेचर क्या होता है? जिसका नेचर कुछ नहीं होता उसका नेचर क्या होता है? जनरल। और अगर जनरल है ना वो भी कहां जाएगा? इसमें। और हम बता रहे हैं 99% केस के अंदर में तुम लोग को ना हेड ऑफिस का बस खाली खर्चा दिया रहेगा, उसका नेचर बताएगा नहीं इसका नेचर क्या है। तो भाई जिसका नेचर कुछ नहीं पता वो ना प्रोडक्शन है ना मार्केटिंग, वो जनरल नेचर है। और अगर ये जनरल नेचर है ये कहां चला जाएगा? पॉइंट नंबर 2 में। अब इन शॉर्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर पहला वाला नेचर का रहा ना तो एकदम क्लियर कट बोलेगा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स, तब तो उधर चला जाएगा। या बोलेगा हेड ऑफिस में डायरेक्टर प्रोडक्शन डायरेक्टर है, उधर चला जाएगा। बाकी सारा का सारा चीज जिसका नेचर ना रहे वो सीधा जाएगा 2 में। तो मार्केटिंग रिलेटेड बोल दे वो भी 2,
और जिसका नेचर कुछ ना बोले, जिसका नेचर कुछ नहीं है, जिसका नेचर कच्छू नहीं है, वो क्या है? जनरल नेचर। कहां जाएगा? टू में। चलो एक काम करें, फटाफट लिखते हैं यहां पर पॉइंट नंबर ए, ऑफिस ओवरहेड में। चलो यहां लिखते हैं सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का। बस 5-6 एग्जांपल है, फिर जिसका मन चाहे वो यहां पर आना और आकर आंसर देना। कोई आना चाहेगा? भाई सुन तो लो पहले क्या क्या है। चलो पहला लिखते हैं ऑफिस रेंट। हम एक काम करेंगे, एक ही में सब सल्टा देता है। हेड ऑफिस का रेंट, नेचर नहीं पता, जनरल है। हेड ऑफिस के अंदर में बस सीधा बोला ऑफिस सैलरी, किसका सैलरी कुछ नहीं बताया, जनरल है। हेड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी में प्रोडक्शन क्या है, मार्केटिंग क्या है, कुछ नहीं बताया, जनरल है। अगला मेरा डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन। सोचो ना, हेड ऑफिस में कौन बैठता है? बड़े बड़े डायरेक्टर लोग। अब जो डायरेक्टर लोग बैठे हैं, अगर ये बताइए प्रोडक्शन डायरेक्टर है, तब तो प्रोडक्शन में जाएगा। कुछ ना बोले, खाली डायरेक्टर, जनरल है। मेरा अगला डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस। मेरा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस। कभी भी अगर जीवन में कोई कंपनी का हेड ऑफिस में जाएगा, वहां देखिएगा दुनिया भर का कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही कंप्यूटर, कंप्यूटर ही कंप्यूटर। अब ये सारा कंप्यूटर जाएगा तो बैलेंस शीट में, इसका हर साल पीएल में क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। और बता देना कि वहां पे एक प्रोडक्शन रिलेटेड अलग सेगमेंट है, उसका डेप्रिसिएशन तो प्रोडक्शन नेचर, कुछ ना बोले, जनरल है। अब एक स्पेशल पॉइंट है, लीगल चार्जेस। और एक आएगा ऑडिट फीस। बस खत्म। मेरा अगला है लीगल चार्जेस और एक आने वाला है ऑडिट फीस। पहला वर्ड है लीगल चार्जेस। नाम से समझ में आएगा लीगल चार्जेस का मतलब क्या। ये किसका चार्जेस है? लॉयर का। और लॉयर को चार्जेस क्यों देंगे? पक्का कोई डिस्प्यूट हुआ होगा। और हम बता रहे हैं हर बड़ा कंपनी में होता रहता है। बड़ा कंपनी में हम लोग तो फिर भी एकदम छोटे मोटे लोग हैं। हर क्वार्टर हमारे पास एक लव लेटर आता है। वो इधर इनकम टैक्स वालों से आएगा, जीएसटी से पक्का आएगा। जब नहीं आता है मिस करता है, बोला यार बहुत दिन से चिट्ठी नहीं आया, और आगे कुछ ना कुछ वो जरूर बोल देगा, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया। पहले कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि आप बहुत अच्छे टैक्स पेयर हो, आप टाइमली करते हो, पर आपने ये सब नहीं दिया। पहले हमको बड़ा छाप होता। सोचो ना, लाइफ में पहली बार कोई इनकम टैक्स से नोटिस आया, आदमी डर जाएगा कि तुम लोग इनकम टैक्स नोटिस में पढ़ता होगा, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ गलत कर दिए, ये फाइन, ये पेनल्टी, जेल वेल, डर जाएगा आदमी। कुछ नहीं करना, जब आजकल लेटर आता है इसको पकड़ाते हैं, लवली को लव लेटर। ये कौन है? लॉयर है। सीधा लॉयर को पकड़ाते हैं। लॉयर बोलता है आप बिजनेस करो, हम देख लेंगे क्या करना है। अब लॉयर क्या करेगा? जाएगा मेरे बिहाफ में कोर्ट में केस लड़ेगा, जो करना है करेगा, लास्ट में जाके जो सेटलमेंट करवाना है करवा देगा। पर भाई जब ये काम करेगा फोकट में थोड़ी करेगा। करेगा फोकट में? नहीं करेगा। इसका रेट तो है, पैसा तो चार्ज करेगा। अब हमारा लवली क्या करेगा? पैसा चार्ज करेगा। अब ये लॉयर पैसा चार्ज कर रहा है, ये मेरे लिए कहां जाएगा? लीगल चार्जेस में। और एक बात बताइए, जितना भी इनकम टैक्स, जीएसटी सबका नोटिस आता है ना, वो सब आता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब सोचो ना, आईटीसी का तो दुनिया भर का फैक्ट्री रहेगा, हर जगह थोड़ी जा जाके वो लोग भेजेगा लेटर। कम्युनिकेट करना है, एक ही जगह कम्युनिकेट होगा, वो कहां होगा? हेड ऑफिस में। तो सिंस हेड ऑफिस में कम्युनिकेट हुआ, लॉयर भी हेड ऑफिस हायर किया, पैसा भी हेड ऑफिस देगा, ये कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। मेरा अगला है ऑडिट फीस। कोई बताओ ऑडिट फीस, नाम खुद बता रहा है ऑडिट फीस मतलब क्या? ऑडिटर का फीस। अब जिन लोगों का लॉ पढ़ना हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं पढ़ना हुआ वो लोग पढ़ेगा। जो हमारा ऑडिटर है, ऑडिटर क्या करता है? कुछ नहीं, आके चेक करता है कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है ना। अब तुम लोगों ने कहा ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी के ओनर लोग। अब देखिए तुम लोग को बचपन का नॉलेज कितना है। एक कंपनी का ओनर कौन? डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है? डायरेक्टर है या शेयर होल्डर? सोचो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करोड़ों शेयर होल्डर है, वही लोग ओनर है। पर क्वेश्चन उठता है जो ओनर लोग है वो लोग जाके क्या बिजनेस चला पाएगा? कंपनी बंद हो जाएगा। तो लोग क्या करता है? अपने बिहाफ में कुछ काबिल लोगों को बना देता है कि आप ये बिजनेस को संभालो। वो लोग कौन है? डायरेक्टर। अब वो लोग संभाल रहा है, पर इस बीच में कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए ओनर लोग बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट आदमी को भेजेंगे चेक करने के लिए, तुम ठीक करता है ना। तो ऐसा आदमी कौन है? ऑडिटर। अब ये ऑडिटर आएगा, आकर चेक करेगा सब कुछ सही चल रहा है ना,
और लास्ट में जाकर अपना रिपोर्ट देगा। अभी तो चलो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार इंटर क्लियर हो जाए, जब आर्टिकल शुरू होगा तब पता चलेगा ऑडिटर का इज्जत क्या है। माइंड ब्लोइंग इज्जत। अभी तो घर में कैसे दुत्कारा जाता है, फ्रेंड लोग से गाली खाता है, घर में गाली खाता। तुम लोग नहीं खाता होगा, दुबई वाले लोग, इंडिया में ये सब चलता है। ठीक तो देखो ये दुनिया भर का। अचानक से जिस दिन ऑडिट करने जाएगा, ऐसा इज्जत बोला जाता है, ऑडिटर को इज्जत मिलता है घर के जवाई जैसा, घर के जवाई जैसा। ठीक ऐसा गजब का इज्जत। अचानक से पहला दिन जाएगा, तुम लोग को बिठाया जाएगा, आइए सर। तुम लोग पलट कर भाई किसको बोल रही है? और भैया जो जो मन में ख्वाहिश है, सारा ख्वाहिश पूरा होगा खाने पीने का, खाने पीने का। ठीक जो मन चाहे खाना, जहां मन चाहे खाना, 5 स्टार में 7 स्टार में ले जाके खिलाएगा। हम लाइफ में पहली बार फ्लाइट में चढ़ा था जब वो लोग मेरे को भेजा, उसके पहले हम लोग ट्रेन वाले लोग थे, अब हम लोग फ्लाइट में चढ़ गए। ठीक तो एनीवेज, तो ये जो ऑडिटर है इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस वाला। अब जब अपॉइंटमेंट करेगा, और बड़ा बड़ा ऑडिटर लोग तो गजब गजब का पैसा चार्ज करता है। नाम सुना है बिग 4? बिग 4 में 4 फर्म है। पहला डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी और ईवाई और केपीएमजी। ईवाई का फुल फॉर्म गजब, पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म गजब, डेलॉइट खुद ही डेलॉइट है। केपीएमजी का फुल फॉर्म क्या क्या क्या? हम जस्ट पता है बोलने वाला था, जो राइट आंसर देगा हम 10,000 देगा। अच्छा हुआ मन में रह गया, इसके पहले आंसर दे मन में ही रह गया था। अब ये लोग जब ऑडिटर जब जाके चार्ज करेगा, ये लोग चार्ज करता है करोड़ों रुपया, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया ऑडिट फीस चार्ज करता है। सोचो ना, जिसका रेवेन्यू इतना बड़ा है, उसका चेकिंग करने में उसको कितने क्वालिफाइड सीए लगेंगे, कितने हाँ करेक्ट, सीए में लोग ऑडिट नहीं कर सकते, सीए करते हैं। अब जब इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड लोग को अगर हायर किया जा रहा है, तो पैसा भी तो अच्छा खासा चार्ज करेगा। अब ये पैसा कहां से मिल रहा है? हेड ऑफिस से। कहां जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। डन। बस एक लास्ट लाइन लिखना, पॉइंट नंबर बी, प्रोडक्शन नेचर। जनरल मार्केटिंग एक ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, उसमें मार्केटिंग भी जाता है, जनरल भी चला जाता है। दो बटता है, एक प्रोडक्शन नेचर और दूसरा होता है जनरल या मार्केटिंग, दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब मेरा प्रोडक्शन रिलेटेड में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, एकदम गिना चुना बात रहेगा। अगर लिखा रहे क्लियर कट एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री या वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ठीक, या सीधा बोल दे प्रोडक्शन डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, या बोल दे प्रोडक्शन डायरेक्टर, एक अलग से डायरेक्टर का डेजिग्नेशन है प्रोडक्शन डायरेक्टर, उसका काम खाली प्रोडक्शन को ही ठीक करना है, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है, तब ये जाएगा ऊपर, और बाकी सारा एडमिन ओवरहेड चला जाता है नीचे जनरल में। तो क्वेश्चन में अगर कुछ ना रहे, खाली एडमिन ओवरहेड, मतलब वो जनरल है। यानी इसके लिए वो चलाकर क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन अगर सन्नाटा मारा हुआ है, क्वेश्चन एकदम शांत है, क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले, क्या मानेंगे? जनरल नेचर। डन। चलो भाई काम करना, बोलो यहां तक क्लियर है? अब पूछे, क्वेश्चन पूछे। पहले थोड़ा तुम लोग यहीं बैठे बैठे क्विक फायर खेलो। तुम लोगों को बस खाली 1 वर्ड में आंसर देना है, ये कौन सा ओवरहेड का पार्ट बनेगा, और ऑफिस में खाली ऑफिस बोल देना, जनरल वाला रहे ऑफिस बोल देना, प्रोडक्शन रहे तो अलग से बोलना प्रोडक्शन नेचर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हम छुपाते हैं। क्विक फायर, हाँ क्विक फायर, हाँ चलो। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ अगला ऑडिट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस। ठीक, अब अगला आंसर देना। हाँ, वेयर हाउस चार्जेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल्समैन का सैलरी, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड।
अगला प्रोडक्शन डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। ऑफिस ओवरहेड कौन सा नेचर? प्रोडक्शन नेचर। डायरेक्टर बैठते हैं हेड ऑफिस में, उसका जो प्रोडक्शन वाला हो जाएगा प्रोडक्शन नेचर में। अब अगला आंसर देना, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड कहां से आ गया? कैरेज इनवर्ड किस में जुड़ेगा? कल बताए थे परचेज में जुड़ेगा। वो गजरी के मम्मा पापा याद है ना, कल बताया था ना, कैरेज इनवर्ड परचेज में जुड़ेगा। अब एक काम करते हैं, कल वाले को भी इंक्लूड करते हैं। अब अगला बताना, पावर एंड फ्यूल दो जगह जा सकता है, बोलो क्या क्या? आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस में जा सकता है या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला बताना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अगला बताना, डियरनेस अलाउंस, डायरेक्ट वेजेस, याद है कल बताया था डायरेक्ट वेजेस। अगला बताना, अगला बताना, अगला बताना, अगला बताना, हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अगला बताना, रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला बताना, अगला बताना, कुछ बचाएगा जो बताना, मैप एंड डिजाइन। अगला ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एक सेकेंड सुनो, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिकवरेबल, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिकवरेबल, कहीं आएगा नहीं आएगा? नॉन रिकवरेबल कहां पर आएगा? परचेज में जोड़ेगा। बोलो क्लियर है? अब एग्जाम में कॉस्ट शीट आएगा ना, तो हो सकता है ये 10 12 15 20 लाइन आइटम रहे, उसको क्लासिफाई करना है कौन सा कहां पर जाएगा। करेक्ट। अच्छा, एक चीज हम बोलते बोलते माइंड में आया, फैक्ट्री ओवरहेड में ना बस एक और बात लिखना, पॉइंट नंबर 8, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। क्या बात है हर्षिता, सारा आंसर दी है, किसका कौन सा बस वो नहीं पता चला। चलो, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तुम वापस दुबई कब जा रहा है? इंटर के बाद जाएगा, फिर वहीं रह जाएगा क्या? वो वापस आ जाएगा। वहां का परफ्यूम बड़ा अच्छा है, इनका पूरा क्या है? हाँ ठीक है, क्लास के देगा, फोन नंबर देना। वहां का गोल्ड भी बड़ा चलो अगला हमारा अच्छा, ये मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है ये बता देता है। अब देखो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है ना, मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो ये फैक्ट्री है, वो कोने में है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पलट के जैसे देखा तो सही में है, उधर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां पे स्टोर डिपार्टमेंट। आज जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाना है सिगरेट, इसके लिए चाहिए इसको टोबैको, ये किससे मांगेगा? स्टोर्स वाले से। अब सोचो ना, बेचारा स्टोर्स वाला यहां से वहां लेकर जाएगा, वहां से यहां लेके आएगा, इधर लेने जाएगा, वापस आएगा। तो इतना जब फैक्ट्री के अंदर में इंटरनल मूवमेंट होता है तो एक आदमी हाथ से नहीं करता बैठ बैठ के, कैसे पॉसिबल इतना बड़ा बड़ा टोबैको लेकर जाएगा? वहां पे छोटा छोटा फॉकलिफ्ट होता है। फॉकलिफ्ट क्या होता है? एक छोटा सा, कैसे समझो, देखा भाई क्या? फॉकलिफ्ट क्या होता है? एक छोटा सा मूविंग व्हीकल है, एकदम छोटा सा, जो क्या करता है, यहां पे लेता है टोबैको, फटाफट वहां जाएगा, उधर में उतार देगा, वापस आ जाएगा। अब ये जो इंटरनल मूवमेंट के लिए जो फॉकलिफ्ट का खर्चा है, ये भी तो खर्चा तो है ही ना। अब ये मेरे मटेरियल को ना लाने का है, ना फिनिश गुड्स को बेचने का है, ये खर्चा फैक्ट्री के अंदर में इंटरनल मूवमेंट का है। तो पता है ऐसे खर्चा को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब ये कहां पर हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर में, इसीलिए कहां पर जा रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड में। अगर फैक्ट्री जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला, फैक्ट्री का काम खत्म, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या? इसको बेचना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्लियर है? अब पढ़ते पढ़ते ना और भी बहुत सारा छोटा छोटा चीज आएगा और क्लियर होता जाएगा। बोलो एक ओवरऑल आइडिया लगा क्या है सब तरह का ओवरहेड? बोलिए ना, पक्का? प्रॉमिस? चलो एक काम करें, अभी तुम लोगों को नहीं पूछेगा, तुम लोगों को तुरंत ताजा ताजा याद है। हम पूछेंगे अभी से आधा घंटा बाद या 40 मिनट बाद, तब तक पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग भूलो। चलो एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा कहां पर आएगा? अब वो डिपेंड करता है फायर एक्सटिंग्विशर कहां पर है। और मालूम मेरा फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। और नहीं भली मिसलेनियस है, पर कहीं ना कहीं क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना। मिसलेनियस ओवरहेड बोल के तो कोई ओवरहेड है नहीं।
अब हेड ऑफिस में लगा हुआ है तो ऑफिस ओवरहेड, मार्केटिंग में सेलिंग ओवरहेड। यानी सरल भाषा में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा आ गया ना, सीधा फैक्ट्री में है। कोई भी लगे गुड्स को बेचने का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेड ऑफिस वाला ऑफिस ओवरहेड। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, पेज 2.7, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में शुरुआत करेंगे, साथ में अंजाम देना अपने आप। कोई भी क्वेश्चन है पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए, कौन सा किस ओवरहेड में जाएगा क्लासिफाई करो, फिर क्वेश्चन करना बड़ा इजी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन बोला जो वर्ड सुना, वो कौन बोल रहा था? कुछ नहीं, कोई बोला ना? ठंडा लग रहा है? हाँ, इसी से ठंडा ही होता है। चलो एक मिनट चलो क्वेश्चन करके पक्का। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या लिखा है। बता रहे हैं इसका नाम क्या है, गौरांग बता रहे हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, अ फैक्ट्री इज द मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्रोडक्ट टू द होम कंस्ट्रक्शन मार्केट। मेरा कंपनी का काम क्या है, मेटल और वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर। मेटल लाता है काटता है, वुड लाता है काटता है, और बाद में होम कंस्ट्रक्शन मार्केट, घर में जो फर्नीचर चाहिए वो सब बनाता है। बहुत नेक कार्य कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2015। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अक्टूबर महीने का। अब जरा देखिए क्या क्या लिखा है, तुम लोगों को क्लासिफाई करना है कौन सा किस ओवरहेड में जाएगा। पता है पूरा क्वेश्चन तुम लोग से राइट होगा, खाली पहला लाइन में अटकेगा। पहला लाइन है सैंड पेपर। कोई बताओ वर्ड सैंड पेपर जीवन में सुना हुआ है? सैंड पेपर क्या होता है? क्या होता है? लवली बहुत खुश है। हाँ बोल लवली बोल। हाँ तुम इशारा मत करो, ऐसे बोल दो। ठीक, जिससे घिसता है। कितना बड़ी बात बोला लवली। अच्छा ये क्यों घिसा जा रहा है, इससे क्या होगा? ठीक है हम समझा देगा, ये अश्लील लड़का है। चलो देखो सैंड पेपर क्या होता है। कभी भी यार घर में ना फर्नीचर का काम हो, जरा देखना, सबसे पहले लेकर आते हैं एक तो बड़ा सारा वो, समझ आया? हाँ लकड़ी ठीक, लेकर आते हैं। तुम लोग देखे ना एक कारपेंटर क्या करता है, उसके हाथ में एक पेपर रहता है जिसे सैंड पेपर कहते हैं, वो लेता है, उससे उसको धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको घिसता है। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है, जो अनइवन सरफेस है उसको इवन बनाना, और अगला अगर बाई चांस थोड़ा बोलते हैं ना वो करना, स्मूथ करना। चलो ठीक है, बेचारा सही बोला था, बस बोला सॉफ्ट, उसके स्मूथ वर्ड यूज करता अच्छा लगता है। ठीक, यानी अनइवन को थोड़ा इवन बनाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब अगला क्वेश्चन उठता है, मान लो पहला ये जो बेंच बना सैंड पेपर से घिसे, बेंच बन गया। अब ऐसा नहीं है वो सैंड पेपर जैसे ही यूज हुआ, पहला बेंच बना उसको फेंक देगा। एक सैंड पेपर से बहुत सारा बन जाता है। सेकंड वाला आया वापस उसको घिसे, थर्ड वाला वापस, फोर्थ वाला वापस, पांचवा वापस। मान लो 10-12 हुआ, सैंड पेपर का काम खत्म, फेंका, फिर एक नया सैंड पेपर निकाला। अब तुम लोग से बस मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो काम है, ये जो घिसने वाला काम है, तुम लोग के हिसाब से ये मार्केटिंग में होता है? क्या लगता है हेड ऑफिस में डायरेक्टर लोग मिलकर ये सब काम करते होंगे, या ये काम फैक्ट्री में होता है? कहां होगा ये काम? कहां होगा? फैक्ट्री में। और ये फैक्ट्री में होगा मतलब ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मटेरियल भी तो हो सकता है। हाँ जरा देखो तो, ये जो बेंच में बैठे हैं यहां कहीं सैंड पेपर दिख रहा है क्या लगा हुआ? बताते एक सेकंड। पहला क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है क्या? कोई चांस ही नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल उसको बनाने का खर्चा है। तुमको दिखेगा ये वुड है, ऊपर में प्लाई है, बस वही डायरेक्ट मटेरियल है। उसके ऊपर में कोई चीज का काम किया जाए, जब तक वो फिनिश गुड में दिख नहीं रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन उठता है क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? एक ही सैंड पेपर से कोई भी तरीका का फर्नीचर बनाना है, सिर्फ एक ही सैंड पेपर से काम हो जाएगा। जैसे मोल्ड अलग अलग शेप के लिए अलग अलग चाहिए होता है, अलग अलग तरह का फर्नीचर के लिए अलग अलग तरह का सैंड पेपर नहीं चाहिए होता है। सैंड पेपर एक ही जो सारा तरह का फर्नीचर में काम कर सकता है। यानी डायरेक्टली तो रिलेट हुआ नहीं, सिंस ये नहीं हुआ, ये क्या है? इनडायरेक्ट। और ये काम हो कहां रहा है? फैक्ट्री में। कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो आया समझ में? अब एक काम करना, तुम लोग फटाफट एक बताना कौन सा कहां जाएगा। मेरा अगला है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताया कहां जाएगा। अगला कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। अगला बताना मिसलेनियस इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, वर्ड आया इनडायरेक्ट, जैसी वर्ड इनडायरेक्ट आया माइंड में क्या आएगा? ओवरहेड। और ये कहां लग रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड। करेक्ट है? पक्का? अब अगला लिखा हुआ है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। ये क्या है? वर्ड है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। डायरेक्ट खर्चा तीन ही होता है, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस। नाम ही बता रहा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। कहां जाएगा? डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड में क्यों नहीं जाएगा? एक ही तो बात है। फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, एक ही बात है। हम वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया, एक ही बात है। अगला, अब 1 2 3 4 5 6, बताओ ये 6 लाइन को साथ में देखो, बताओ ये क्या है? मेरा मटेरियल 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ओपनिंग क्लोजिंग। मेरा एफजी 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ओपनिंग क्लोजिंग। मेरा WIP 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ओपनिंग क्लोजिंग। इजी है यहां तक। अब आगे बोलता है प्लांट 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 प्लांट। आप कोई मेरे को बताओ ये चारों खर्चा है प्लांट को लीज पे लेने का कॉस्ट, प्लांट का डेप्रिसिएशन, प्लांट का टैक्स, प्लांट का इंश्योरेंस। बताओ प्लांट एंड मशीनरी जैसी वर्ड आया कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी कहां रहता है? फैक्ट्री में। इसका सारा खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है यहां तक? मेरा अगला है डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा? क्यों नहीं आएगा? प्लांट को अगर खरीदे तो उसका डेप्रिसिएशन, प्लांट को लीज पर लिए, क्या प्लांट का लीज का कॉस्ट है? लीज का मतलब ओनली रेंटल कॉस्ट है ये। और वही बोलता है ना स्पेसिफिक प्लांट का लीजिंग कॉस्ट, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता। हम वर्ड क्या यूज किया था? हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट। अब अगला है मेरा सेल रेवेन्यू, कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन सेल। मेरा अगला लिखा हुआ है मार्केटिंग प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नाम खुद ही बता रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ लास्ट वाला कहां जाएगा? कस्टमर सर्विस कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विस टाइप हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। क्या तुम लोग ट्राई करेंगे अपने आप बनाने का? कैसे बनाएगा? जैसे मान लो फैक्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फैक्ट्री ओवरहेड 8 को डिटेल कॉलम में, टोटल करके बाहर। समझा मैंने क्या बोला? एक करके कर सकते हैं, बोलो। कर सकता है। एक ऑप्शन है हर एक का वर्किंग नोट बनाए, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितना, फिर लेकर जाए। या अगला ऑप्शन है डिटेल कॉलम में दिखा दो और अमाउंट सीधा बाहर में। दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस एंड एडमिन, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 2, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। चलो डन, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम, जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम डॉट 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 होता है। तुम लोग के सेशन में तो चलो बीच में बारिश नहीं आएगा, पर अगर बाई चांस कोई दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाए तो यहां पर कॉल करने का, पूछने का जरूरत नहीं है, क्लास है। ये हम बता रहे हैं। कोई दिन होपफुली आंधी तूफान नहीं आए बीच में कैलकाटा में, पर होता ना साइक्लोन है, आंधी है, तूफान है, पूछने की जरूरत नहीं है, क्लास है। कोई दिन स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूछने की जरूरत नहीं है, क्लास है। इलेक्शन वाला दिन नहीं है ऑब्वियसली उस दिन, क्योंकि मास पब्लिक गैदरिंग इलीगल है, इसीलिए हम लोग उस दिन क्लास नहीं ले सकते। बाकी डेली क्लास है, क्लास है। क्रिसमस तो आदमी शाम को मनाता है, तुम सुबह उठ के क्या करेगी? सैंटा क्लॉज बनना तुमको? चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रंस डे में तुम लोग का क्या रिलेशन? तुम लोग तो बड़ा हो गया है, तुम लोग तो एडल्ट है, तुम माइनर है। एक सेकंड, तुम लोग की क्लास में माइनर है? कितने लोग माइनर है सही में? ओ आई थॉट सब तुम लोग 19 ईयर्स का था। ठीक है, जो माइनर लोग हैं वो लोग के लिए चिल्ड्रंस डे। सर इलेक्शन वाले दिन सबके लिए ऑनलाइन कर दीजिए। ना भैया हम खुद क्यों निकलेंगे उस दिन। कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर अक्टूबर 2015।
ठीक, चलो बनाए फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीज। मेरे को कल याद दिलाना, मेरे को ना यहाँ का कुछ कुछ चीज बताना है। गवर्नमेंट के एक तो रेगुलेशन आया हुआ है कि जहां पे इतने लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे प्रिकॉशनरी मेजर क्या है, अनफोर्सिन इवेंट में वो हम लोग को बताना पड़ता है। वो हम बताना भूल गए, हमको याद दिलाना, बताएगा। अच्छा एग्जाम्पल, मान लो तुम लोग बैठा हुआ अर्थक्वेक आ गया, क्या करेगा? भागेगा? भाई क्या बोल रहा है? तुम लोग 5 तल्ला में जब तक नीचे उतरेगा तब तक जो होना हो चुका होगा। और अर्थक्वेक आए तुम लोग क्या करेगा? बेंच के नीचे और हम इस पोडियम के नीचे। भगवान ना करे ऐसा हो, पर बाई चांस फायर, आग लग जाए, क्या करेगा? देखो तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, ऊपर में स्प्रिंकलर्स है, वो अपने आप आएगा। जो फायर एक्सटिंग्विशर के पास बैठा है, क्या हुआ? एक डाउट है इनका कि हम बेंच के नीचे अटेंगे नहीं, हम कैसे आए? ठीक है, देखते क्या करेंगे। जो फायर एक्सटिंग्विशर के पास बैठा है वो लोग को ट्रेनिंग मिलेगा। अगला, बाई चांस ऐसा कुछ हो, मेन गेट यूज नहीं करना, पीछे इमरजेंसी एग्जिट है। हाँ सीढ़ी है, सीढ़ी है, वहां से जंप नहीं मारता है, सीढ़ी है, वहां से उतरेगा। और क्या आ सकता है? और तो कुछ होगा नहीं। चोर है, इतने लोगों में हम लोग सलट लेंगे उसको। चलो अगला लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीज। सर हमारे घर का भी बताइए क्या करना है। तुम देख लो क्या करना, हमको क्या पता क्या करना है। चलो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीज। चलो इस बार हमारा कॉस्टशीट का वापस से रिवीजन होगा। हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या है? मेरा कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पूरा क्वेश्चन डन। लवली ने कहा डन, लवली ने कहा डन डन डन। ऐसा है हमारा लवली। लवली तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया? कितना? ऐसे मत हंसो, लेडीज टाइप बिहेवियर है तुम लोग का। चलो एक सेकंड, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो चलो भैया देखिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल कहां पर है क्वेश्चन में? ये रहा मटेरियल 1 अक्टूबर ओपनिंग, ये रहा मटेरियल 31 अक्टूबर माने क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज पक्का देगा। जरा देखना परचेज का वैल्यू कहां देगा। ये रहा रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेज 11,50,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तक तो आ जाएगा। चलो पहला लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम। ठीक है क्रिश, एक काम करता है, जो लोग को अभी तक बुक नहीं मिला, पहला चैप्टर का पीडीएफ ग्रुप में डाल देगा, तो एटलीस्ट तुम लोग का पढ़ना स्टार्ट हो जाए। जिनको बुक नहीं मिला उनके लिए मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1 लाख। चल भैया लिखते हैं 1 लाख। चलो ऐड करेंगे परचेज। परचेज का वैल्यू देखो दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज कितना दिया हुआ है? 11,50,000। अब मुझे माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जरा देखा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पक्का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जरा देखो कितना दिया हुआ है, 125। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, टिक मारते रहना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिए क्या छूट गया। सुनो ना, कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया तो बताओ ना। 11,25,000। क्या मैंने सही लिखा? पक्का? अब आने वाला है कॉस्टशीट का सेकंड लाइन, क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। तो भैया देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है? देखना हमारा डायरेक्ट वेजेस ये रहा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर डायरेक्ट वेजेस कितना है? 7,50,000। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इधर वर्ड यूज करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस, या जो 6 एग्जांपल दिए उसमें कुछ रहेगा, रॉयल्टी या हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट या कॉस्ट ऑफ मोल्ड, जॉब चार्जेस, मैप एंड डिजाइन या पावर एंड फ्यूल, कुछ नहीं है। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। चलो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना ही आएगा 18,75,000। क्या मैंने सही लिखा? अब मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड।
याद है हमारे पहले ओवरहेड का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो जरा लिखे क्या है ये। OH स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है, एग्जाम में आराम से यूज कर सकता है। हमारे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारा लाइन आइटम था। अब जितना भी लाइन आइटम था सबको डिटेल कॉलम में लिखते जाना, टोटल बाहर, ये एक तरीका। या अगला नीचे में वर्किंग नोट में सबको ऐड करना और टोटल करके ऊपर लिख देना। जैसा मन चाहे करना, दोनों चलेगा। चलो एक काम करें, फटाफट देखें मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आने वाला है। पहले हम लोग ऑलरेडी सेग्रीगेट कर दिए थे। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा मेरा? पहला है सैंड पेपर 5000। चलो ये लिख दिया। अगला मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 175। चलो अगला ल्यूब्रिकेंट कूलेंट 12500। चलो अगला मिसलिनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 1 लाख। तो शुरू में क्वेश्चन पढ़ने के टाइम दिमाग लगा लेना, बाद में तो क्वेश्चन फटाफट होता है। मिसलिनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कितना था? 1 लाख। चलो ये तो हो गया। और आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड और भी था क्वेश्चन में, कहां गया? ये रहा। अब मेरा जो 4 खर्चा है, ये देखो चारों खर्चा प्लांट रिलेटेड है। प्लांट का लीजिंग कॉस्ट, लीजिंग का मतलब क्या? रेंट पे लेना। प्लांट खरीद लेते हैं तो डेप्रिसिएशन आता, रेंट पे ले तो रेंट का खर्चा आएगा। पर अगर वर्ड यूज करता स्पेसिफिक प्लांट का लीजिंग कॉस्ट, तब डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। पर सिंस यहां स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं है तो इनडायरेक्ट है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। चलो प्लांट लीजिंग कॉस्ट 135। चलो मेरा अगला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 90,000। चलो अगला प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट 10,000। चलो अगला कहां गया? इंश्योरेंस ऑन प्लांट 7500। बताओ तुम लोगों को यहां तक क्लियर है? आप जैसे ही डिटेल कॉलम को ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर आएगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू। सुनो ना, कोई टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू बताओ ना। 5,35,000। पक्का ना? विश्वास कर रहा हूं। बस एक बार तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना, इतना आया ना? क्या मैंने सही लिखा? अब मेरा प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी निकाला हुआ था, अब फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू भी निकाल लिए। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे मिलाकर आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। करेक्ट है? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ये मेरा कैसे आने वाला है? प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी था 1875 था, अब ऐड कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 535, दोनों मिलाकर 24,10,000। अब इसके बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट ऐड करने वाले हैं। एक सेकंड, इसके बाद करने वाले हैं दो एडजस्टमेंट, बोलो क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग WIP लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुनो ना सुनो ना, ओ भाई आराम से आराम से, हम भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे से मैच कर लो। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP कितना दिया हुआ है? 25,000 लेस करेंगे क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है? 35,000। सो यहां पर आया 25, यहां पर आया 35, यानी आने वाला है -10,000। करेक्ट लिखा मैंने? 25,000 माइनस 35,000 होता है -10। ठीक, 2410 आया हुआ था, इसमें 10,000 माइनस कर देंगे, मेरे को मिलेगा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। अंशुमन बोल रहा सर एक बार ऊपर वाला दिखाइए,
लो भैया देखो, जब हो जाए तो बताना। ठीक है ना यहां तक? क्यों? आज अब बात, हाँ तो यही होगा। हमारे लाइव ऑनलाइन में आंसर आया है 5,50,000। करेक्ट है जो लोग भी किए? 535 प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट बता रहा है 5। अच्छा चलो ठीक है, चलिए माइनस करके आएगा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ये आने वाला है शायद 24 लाख। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? अब मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद आएगा 5 लाइन। पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नामो निशान नहीं। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, नामो निशान नहीं। माइनस सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है। यानी शॉर्ट ये जो वैल्यू आया, पता है वही क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि पांचों वैल्यू 0 0 0 0 0 है, तो लिखकर 0 मत लगना, चीप लगता है। यानी ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करना है, अगला 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। एक बार बुक आ जाए फिर देखेंगे ऑफलाइन वालों का आंसर जल्दी कैसे आएगा मेरे से। क्या बात है। ऐसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज। चलो ऐड करते हैं, ओपनिंग एफजी लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी क्या है? ओपनिंग एफजी क्या है? 250, क्लोजिंग 375। पर उसको क्या पता हमारे पास लवली है। ये आएगा -125 शायद। चलो ये माइनस करते ही क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,75,000। सुनो ना, हम सही लिखा यहां तक? बोलो मैंने यहां तक सही लिखा? अब लास्ट में मेरे को ऐड करना है मेरा फाइनली आखिरी ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आई थिंक इनके 4 लाइन है, डिटेल कॉलम में लिख के लिख दो, क्वेश्चन खत्म। चलो भैया, मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला आने वाला है मार्केटिंग प्रमोशन 150। चलो मार्केटिंग प्रमोशन आने वाला है, कितना है मार्केटिंग प्रमोशन? 150। चलो अगला मार्केटिंग सैलरी आने वाला है 250। चलो अगला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आने वाला है 175। मेरा अगला कस्टमर सर्विस कॉस्ट आने वाला है 250। सुनो ना, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल बताओ ना। 825 ना? ठीक। तो देखो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हुआ था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर दिए, मिलाकर के आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट दिया रहे तो सेल मिल जाएगा, सेल दिया रहे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो अगला देखिए, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आने वाला है? कितना आने वाला? 3 लाख। 3 लाख कैसे? 2275 में 825 ऐड करेंगे तो 31 लाख आएगा। चलो ऐड करेंगे, प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। देखना हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है या सेल दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। सेल कितना है? 34 लाख। तो मेरा प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 34 माइनस 31, 3 लाख। सुनो ना, तुम लोग ये वाला राइट हुआ? बोलो, आया ना समझ में? अरे बोलो ना, पक्का? अब एक काम करें, हम अगला क्वेश्चन खाली डिस्कस करके छोड़े और तीसरे वाले बिना डिस्कस किए छोड़े। अब धीरे धीरे अंगुली हम छोड़े। चलो एक काम करना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 नंबर में तो थोड़ा टाइम लगेगा। 5 5 6 7 7 7 ये करते हैं 8 नंबर।
चलो ठीक है, अभी करेंगे 8, 10 और अगर उसका टाइम रहा तो 9 करेंगे, नहीं तो 9 होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो आज से हम होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे। एंड होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क घर में करके आना। नेक्स्ट डे हम बाहर में चेक करेंगे। नेक्स्ट जैसे आईडी कार्ड चेक नहीं होगा, होमवर्क चेक होगा, मैं खुद चेक करूंगा। जो किया वो अंदर, जो नहीं किया वो ऊपर। ऊपर मतलब छत है, ऊपर में बोल पहले भेजेंगे होमवर्क कंप्लीट करो फिर नीचे आओ। चलो चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। अब 8 को बस खाली पढ़ के छोड़ रहा है। हैप्पी देवांश, तुम कल कहां चला गया था? ओ अच्छा, तुम्हारा बीकॉम का एग्जाम था। चलो अंजलि कोथाय अंजलि, अच्छा भाई तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? The following data relates to the manufacturing of a standard product during the month of April 2018. तो हमारा अप्रैल महीने का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा क्या लगा, दे दिया 1,80,000। मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना है, दे दिया 90,000। तो पहला 2 लाइन में झमेला नहीं है। अब कोई बताओ, मशीन आर वर्क 10,000, मशीन आर वर्क है 10,000, मशीन चला है 10,000 आर। पहले तो मशीन रिलेटेड कोई भी खर्चा हो कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। पर यहां पे खर्चा नहीं, यहां पे घंटा दिया है। मशीन चल रहा है 10,000 घंटा, और तुरंत अगले लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, मशीन आर रेट पर आर 8 रुपया। क्या लगता है ये दोनों चीज को अगर संग में देखे तो मशीन को चलाने का खर्चा नहीं मिल जाएगा? बताओ कितना आएगा? 10,000 आर चला, हर घंटे में 8-8 रुपया लगा, तो यह 10,000 आर में कितना लगेगा? 10,000 into 8 कितना आने वाला है? 80,000। और यह मशीन को चलाने का खर्चा है ना। तुम लोग जरा मशीन को चलाने का खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? 80,000। बोलो आया बात समझ में? चलो ठीक। अब आगे लिखा है खाली एडमिन ओवरहेड 35,000। इसका नेचर नहीं बताया, इसका नेचर नहीं बताया। जिसका नेचर कुछ नहीं है उसका नेचर क्या है? जनरल। बताओ कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? इसका नेचर कुछ नहीं पता, वो जनरल वो कहां चला जाएगा? नीचे। अब आगे सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है पर यूनिट 5 रुपया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हर एक यूनिट में लगता है 5। तो जितना यूनिट बेचे उतने इंटू 5, इजी है। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया है? 4,000। इसमें बेचे कितना है? 3,600। और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हर एक यूनिट को बेचे 125 में। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। बन जाएगा। ट्राई करो एक बार करने का। कहीं पे अटके घबराना मत, आपका रंजन है। बोलो बोलो क्या बोल रहा है? जब तक तुम पहुंचेगा तुम समझेगा क्या करना है इसका। तो एक काम करें, सबसे पहले एकदम बेबी स्टेप्स। पहले प्राइम कॉस्ट तक तो निकालो। जनरल नेचर सर, जनरल नेचर, क्या बात है। मेरा आंख में इतना पावर है ना, हमको कुछ भी नहीं दिखता। हम बहुत जल्द चश्मा पहनेंगे भाई। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, चश्मा पहन के माए ना मेरा मजाक में तोड़ाना नहीं। अब पर पहनना पड़ेगा, हमको कुछ भी नहीं दिखता। अब यहां पे रॉ मटेरियल लिखा, ये तो नहीं लिखा ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है या परचेज है। ये रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया, मतलब सीधा कंज्यूम्ड दिया। हाँ, हमारे अरिहंत ने कहा डन। अरिहंत को ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट। डन। ऐसा है हमारा अरिहंत। वाह अरिहंत वाह। लवली, ओ ये हो गया। लवली अगला क्वेश्चन कर रहा है। लवली, स्पीड का राज क्या है? चलो, आज कंपनी का नाम अगर देता वो लेते, अगर नहीं दिया हुआ है तो मैसेज डॉट 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 डॉट। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। सुनो ना, सुनो सुनो, अब तुम बात मत, क्वेश्चन करने के टाइम डिस्कस मत करो। सब मिलकर डिस्कस करेगा तो फिर फायदा क्या? फॉर April 20 X8
चलो, हमारा पहला कॉस्ट शीट का लाइन क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहां पे वर्ड यूज किया है रॉ मटेरियल। ये नहीं बताया परचेज है या ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ नहीं बताया। रॉ मटेरियल 1,80,000। अब जब ये दिया है कुछ नहीं बताया, तो भाई कॉस्ट शीट का पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम तुम नहीं माना तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कैसे? तो अगर ऑब्वियस बात है, अगर एक चीज मानते हैं तो हैज टू बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 1,80,000। कॉस्ट शीट का फर्स्ट लाइन डन। अब आता है मेरा कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन कौन सा आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। ठीक, एक से लवली। चलो, अब मेरा तीसरा लाइन आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में होता तो बताता, नहीं बताया मतलब नहीं है। दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। एक बार ऐड करके बताओ प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2,70,000। करेक्ट है यहां तक? अब मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड यूज नहीं किया, पर बोला मशीन चला 10,000 घंटा, हर घंटे का 8। चलो यह है 80,000। क्या मैंने सही लिखा? ठीक। आप जैसे दोनों को ऐड करेंगे मिलाकर के आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। यहां तक आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा? 3,50,000। बोलो यहां तक तुम लोग का आया? अब इसके बाद मेरे को करना है ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। पूरे क्वेश्चन में WIP का नामो निशान नहीं है। अगर होता है एकदम क्लियर कट वर्ड यूज करता है WIP या वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। और एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऐड ओपनिंग WIP 0 लेस क्लोजिंग WIP 0 थोड़ी लिखेंगे। सीधा ग्रॉस जो आया भाई क्या बन जाएगा? नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ठीक। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। बताओ क्वेश्चन में है क्या? नहीं। अगला आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन में है क्या? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर वाला है क्या? नहीं। माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप? नहीं। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट? नहीं। यानी शॉर्ट ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ आया यहां तक? बोलो ना। पक्का क्लियर है? अब प्लीज अब सब सुनो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग करते हैं 2 एडजस्टमेंट। बोलो क्या? ऐड करते हैं ओपनिंग FG लेस करते हैं क्लोजिंग FG। अब अगर ओपनिंग FG रहता क्वेश्चन में पक्का बताता। जरा देखो तो हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग FG कहीं लिखा है क्या? कहीं भी लिखा है क्या? भाई हमको तो नजर नहीं आ रहा है कहीं पे ओपनिंग FG लिखा हुआ। अब माइनस करना है क्लोजिंग FG। जरा देखो तो क्लोजिंग FG कहीं लिखा है क्या? बताओ क्लोजिंग FG कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या? लिखा नहीं है, पर हिंट है कि क्लोजिंग FG है। आम चाहेगा वो बताओ तुम लोग को क्या नजर में आया? क्लोजिंग FG का हिंट है कहीं पर नजर में आया? बताओ कैसे आया? प्रोड्यूस किए हैं 4,000, बनाए भैया 4,000, पर बेचे कितना है? 3,600। यानी 4,000 बनाए जिसमें 3,600 ही बिका है। तो बाकी 400 बन तो गया पर नहीं बिका। तो जो बन जाए पर नहीं बिका मतलब वो कहां रह गया? क्लोजिंग FG में। तो ये एक लाइन मिस होने का चांस रहता है। ठीक। तो इधर क्वेश्चन में दे देता क्लोजिंग FG, झमेला ही नहीं, पर दिया नहीं है, पर देख के समझना पड़ेगा। बनाए 4,000 बेचे 3,600, तो भाई बाकी 400 का क्या हुआ? नहीं बिका, यानी पड़ा रह गया मतलब कहां रह गया? क्लोजिंग FG में। तो चलो यहां लेस करते हैं क्लोजिंग FG। अब सुनो अब एक और बात, एक मिनट प्लीज, एक बात मत करना। देखो अब जब भी हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग FG वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है हम लोग लगाते हैं 4 मेथड। एक से जब भी कभी क्लोजिंग FG कैलकुलेट करने के लिए रहता है हम लोग लगाते हैं 4 मेथड। पर भाई ध्यान देना 4 मेथड तो तब लगता है
जब दो तरह का स्टॉक रहे। एक सेकंड, दो तरह का स्टॉक मतलब कौन कौन सा? एक रहेगा ओपनिंग स्टॉक और एक रहेगा जो करंट ईयर में बनाया। दो तरह का स्टॉक है तभी तो निकालेंगे, पहले क्या बिका, बाद में क्या बिका। एवरेज करने के लिए दो तो स्टॉक चाहिए, सिंपल या वेटेड एवरेज करने के लिए। पर हमारे ये वाले क्वेश्चन में दिखता ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो यहां कोई मेथड का जरूरत नहीं है। फीफो कैसे लगेगा? फीफो मतलब जो पहले है वो पहले जाएगा, यहां तो पहले कुछ था ही नहीं। और बाई चांस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ना रहे तब तो लाइफ एकदम सिंपल है। क्यों? जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा कहां से बचेगा? जितना यूनिट बनाए वहीं से बचेगा। अब जो करंट ईयर में बनाए उसके लिए खर्चा लगा 350, है ना? जो करंट ईयर में प्रोड्यूस किए उसके लिए खर्चा क्या लगा? प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या लगा? 3,50,000। कोई बताओ तो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था हम लोग? तो यूनिटरी मेथड पड़ा है, 3,50,000 रुपया लगा। 3,50,000 रुपया लगा है कितने यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए? 4,000। देखो यूनिट प्रोड्यूस कितना था? 4,000। अरे है ना, मेरा 3,50,000 रुपया लगा कितने यूनिट को बनाने के लिए? 4,000। तो पर यूनिट कितना लगा? मिल जाएगा जो भी आया। अब ये मेरे को मिल जाएगा पर यूनिट कितना लगा। अब ध्यान देना, 4,000 में 3,600 बेचे यानी 400 पड़ा रह गया। तो एक यूनिट का कॉस्ट लगा है इतना, तो 400 यूनिट का कॉस्ट लगेगा कितना? ठीक। वही अगर ओपनिंग स्टॉक भी रहता, प्रोडक्शन भी रहता तो फीफो लिफो सब लगता। पर भाई अगर ओपनिंग स्टॉक ना रहे तो लाइफ एकदम सिंपल है। जब ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तुम लिखेगा कहां से? जो भी बचा कहां से बचा? जो करंट ईयर में बनाए उसी में से बच गया। तो करंट ईयर में जो प्रोड्यूस किए उसके लिए कॉस्ट था 350, कितने यूनिट को बनाने के लिए? 4,000। तो पर यूनिट मिल गया। अब मेरे पास क्लोजिंग में कितना पड़ा रह गया? 400 यूनिट। तो 400 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? एक बार सुनो ना, हमको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा ये? 35,000। बोलो आया समझ में? अब माइनस करते क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना आएगा? 3,15,000। बोलो क्लियर है यहां तक? था ना ये अच्छा क्वेश्चन? ठीक। अब लास्ट में मेरे को ऐड करना है मेरा फाइनली आखिरी ओवरहेड, जिस आखिरी ओवरहेड का नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। संग में एक और आएगा एडमिन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग नेचर। चलो पहला लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आएगा मजा, एक और लाइन जरा देखे तुम लोग कैसे निकाला। बताना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट। 5 रुपया पर यूनिट। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगता है 5 रुपया हर एक यूनिट का। हर एक यूनिट में लगता है 5, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट से। तुम लोग जरा बताओ मल्टीप्लाई कितने यूनिट से होगा? 4,000 से होगा या 3,600 से होगा? 4,000 या 3,600? क्यों 3,600? मेरा सेलिंग ओवरहेड कितने यूनिट पे लगेगा? जितना यूनिट सेल कर रहे हैं। और भाई ध्यान देना, सेल कितना कर रहे हैं? 3,600। तो मेरा सेलिंग ओवरहेड भी लगेगा 3,600 इंटू 5। डन। चलो फटाफट लिखते हैं 3,600 इंटू 5 कितना आने वाला है? 18,000। और एक ओवरहेड भूल मत जाना, एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर। मेरा एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर कितना है? एडमिन ओवरहेड ये रहा 35,000। नेचर नहीं बताया, मानेंगे जनरल। यह आएगा शायद 35,000 दिया हुआ है, मिलाकर कॉस्ट ऑफ सेल 3,68,000। पक्का? चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू दिया हुआ है। सेल वैल्यू कहां दिया हुआ है जरा देखना। आई थिंक हमारे लास्ट 10 में लिखा हुआ है। कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस 125 पर यूनिट। हर एक यूनिट को बेचते हैं 125 में। कितना यूनिट बेचे थे? 3,600। तो सेल वैल्यू क्या आएगा? 3,600 इंटू 125। ठीक है, सुनो ना, सेल वैल्यू बताओ ना कितना आएगा?
4,50,000 यानी मेरा प्रॉफिट आने वाला है बैलेंस फिगर, सेल वैल्यू है 450, माइनस करेंगे कॉस्ट 368, आई थिंक ये प्रॉफिट आने वाला है 82,000। चलो डन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? इजी? ये इजी था। इसमें दो चीज अच्छा था मेरे ख्याल से, एक ये क्लोजिंग एफजी नजर में आना, ये नजर में आया तो हो जाएगा। चलो सेलिंग ओवरहेड वाला शायद तुम लोग राइट कर देता। डन करते हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, उसी के साथ आज का क्लास खत्म, और उसके बाद एक होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले तुम लोग का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 9, प्लीज सब कोई करके आना। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा ओपनिंग क्लोजिंग में रॉ मटेरियल WIP सारा वैल्यू दिया है, परचेज दे दिया, वेजेस दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया, एडमिन दे दिया, प्रोडक्शन नेचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल। निकालना क्या है? प्राइम कॉस्ट, ये सब फालतू फालतू चीज निकालना है। हो जाएगा ना 9? करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। 10 में है एक मजा। हाँ, इसका क्या किया जाए? अरिहंत ने कहा डन। बोलो ऐसे लड़के का क्या किया जाए? मुझे लग रहा है ऐसे लोग को जीने का हक नहीं है। लवली तुम्हारा भी हो गया? लवली ने तो होमवर्क भी कर लिया। चलो ठीक है। कुछ लोग ना हमको लास्ट टू लास्ट डे क्लास के बाद आके बोले कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इतना फास्ट हो जाता है हम लोगों को डर लगता है। देखो कुछ लोग एलियन होते हैं, एलियन को देख के डरने का नहीं है। दिखा अपना चेहरा, दिखा इसको। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन 10। सुनो सुनो सुनो, अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक? एक बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा चढ़ा लगा देगा। चुप। देखो देखो क्या लिखा हुआ है? द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर अप्रैल 20X9। ठीक, खाली पहला लाइन तुम लोग समझिए ना, मेरा काम हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500। मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500। ये क्या है? डायरेक्ट वेजेस। तो बोले इसमें समझने का क्या था, ये तो इजी था। आगे रुको, मेरा डायरेक्ट वेजेस है 17,500। चलो ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 17,500 है, चलो ठीक है। अब आगे बोलता है ये जो डायरेक्ट वेजेस 17,500 है ना, ये पता है किसके बराबर है? 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। पहले बताओ वर्क्स ओवरहेड का एक और नाम क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट वेजेस है 17,500। लाइफ सिंपल है, पर आगे बोलता है जो डायरेक्ट वेजेस 17,500 ये किसके बराबर है? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कोई बताओ इससे मुझे क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। बताओ कितना आएगा? 10,000 आ गया? हाँ, समझ गया? नहीं आ रहा ना, हम भी वेट कर रहे थे। ध्यान देना, डायरेक्ट वेजेस है 17,500, जो बोलता है ये किसके बराबर है? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये लाइन जो मैंने लिखा वो सही लिखा। 17,500 किसके बराबर है? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड मुझे निकालना, ये कैसा आएगा? 17,500, ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 17,500 डिवाइडेड बाय 175%। एक बार जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो कितना आने वाला है। तुम लोग ये समझ गया? समझ गया? तो क्वेश्चन में क्या बचा? समझ गया? नहीं 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 नहीं, सच्ची बोलो। मऊ आपनी बुझी? हाँ? आपनी मुंह नहीं, आपनी अंकिता मुंह कथा है बाड़ी। ठीक है ना? एक से तुम लोग ये वाला बात समझो ना। मेरा वेजेस आया हुआ है 17,500 और फैक्ट्री ओवरहेड क्या था? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 17,500 है। तो भैया फैक्ट्री ओवरहेड क्या आएगा? 17,500 बाय 175%। कितना आ जाएगा? 10,000। यानी मुझे फैक्ट्री ओवरहेड भी मिल गया, डायरेक्ट वेजेस भी मिल गया। अब आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या तेरी, ये तुम लोग निकालते थे, ये दे दिया। 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 17,500 है, 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 17,500 है, 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 17,500 है। अब आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या तेरी, ये तुम लोग निकालते थे,
आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 56,000। क्यों? तो एक्सक्लूडिंग एडमिन का मतलब क्या, इसमें जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? और वर्ड है एडमिन, इसका नेचर नहीं बताया, वर्ड है एडमिन जनरल। तो अगर जनरल नेचर है वो वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद ही आता है, तो जुड़ा हुआ होना भी नहीं चाहिए, जुड़ा हुआ है भी नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। अब मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, एफजी का, वेरी इजी। सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, नीचे आएगा, और सेल वैल्यू दिया हुआ है। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? आप सुनो, दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, पर भैया एक बड़ा काम का नंबर नहीं दिया जिसके बिना मेरा पहला लाइन ही नहीं बनेगा। बताओ मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये मिलता कैसे है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ऐड करते हैं परचेज नहीं पता, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब कुछ लोग बोलेगा चलिए काम करते हैं ना, परचेज 0। भैया अगर परचेज ही तुम नहीं किया तो तुम बनाया क्या? और बनाया नहीं तो बेचा क्या? और यहां बिका तो है, यानी परचेज कुछ तो है, कितना है नहीं पता, पर कुछ तो है। तुम लोग बताओ कैसे करें? एक ऑप्शन एक्स को लेने का, इतना ज्यादा एक्स को, इसमें जरूरत है एक्स को याद करने का। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता है, बना दो। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, और अगर सीओजीएस दे दिया तो क्या बैक कैलकुलेशन करके सारा वैल्यू नहीं मिल जाएगा? और जब बैक कैलकुलेशन करेगा तुम्हारा परचेज भी आ जाएगा। यानी अगर बाई चांस क्वेश्चन में परचेज नहीं हो तो ये मत मान लेना परचेज 0, ये तो वहियात अजम्पशन है। परचेज किया, कुछ नहीं किया, ठेंगा। परचेज नहीं किया तो बनाए क्या? बनाए नहीं तो बेचे क्या? पर बिका तो है। यानी परचेज का वैल्यू एग्जिस्ट तो करता है, पर पता नहीं है क्या है। तुम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, परचेज के अलावा बाकी सब पता है, वैल्यू डालना, परचेज बैलेंसिंग फिगर। ठीक, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। सर बैक कैलकुलेशन करेंगे, सर मुझे एक्स लेना है, ले लो। तुम लोग क्या एक्स लेके कर रहे हैं क्या? इतना ज्यादा एक्स को याद नहीं करना चाहिए। कौन बोला? वही। हाँ, आपका नाम? जय। कोई पुराना दुख? चलिए यहां लिखते हैं हमारी कंपनी का नाम। सुनो ना, मेरी कंपनी का नाम कुछ है क्या? आदर्श है क्या इसका नाम? आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस खाली परचेज का वैल्यू ना दे तो ये मत सोचना परचेज 0 है, सारा वैल्यू पुट करना, अपने आप क्वेश्चन खत्म होगा। चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर अप्रैल 20X9। ठीक, चलो एक काम करें, पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो लिखे। मेरा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट का पहला लाइन क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज नहीं दिया हुआ है, वो आ जाएगा अपने आप। 0 मत मान लेना, परचेज कभी जीवन में 0 नहीं हो सकता। चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वही तो आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये 3 में से 2 वैल्यू दिया हुआ है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है? मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 8000। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 10,600। इतना तो लिख सकते हैं।
परचेज का वैल्यू क्या है नहीं पता, ये रीजन है रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू क्या है नहीं पता। ये इवेंचुअली हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, अभी नहीं पता। यहां तक ठीक है। अब मेरा कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन क्या आने वाला है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस एक ही चीज होता है। कितना दिया हुआ है 17,500। चलो इतना तो लिख दे डायरेक्ट वेजेस। ठीक है ना यहां तक। अब मेरा कॉस्ट शीट का तीसरा लाइन क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जरा देखो है क्या डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर नहीं है मतलब दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही नहीं पता तो प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, ये भी नहीं पता अभी तक, पर ये सब पता चल जाएगा बाद में। ठीक। अब मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो हमारे पहले ओवरहेड का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। और देखो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड शायद क्वेश्चन में था, जो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कितना कैलकुलेट किया था और वो कैसे निकाला था, मेरा डायरेक्ट वेजेस था 17,500 बीइंग ये कितना है 175% ऑफ वर्क्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड। सिंपल बात। अब मुझे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड, ये कैसे आने वाला है 17,500 डिवाइडेड बाय 175%। तो फैक्ट्री ओवरहेड के ब्रैकेट में लिख दे 17,500 डिवाइड बाय 175%। तुम लोग ये वाला लाइन समझ गया ना, अरे बोलो ना। ये वैल्यू कितना था 10,000। सीधा लिखते हैं, ये मिलाकर क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। पर भाई वो तो तब मिलेगा ना जब प्राइम कॉस्ट पता है। कुछ है तो सही, पर नहीं पता क्या है। ठीक, यानी जो वैल्यू पता है हम खाली वही वैल्यू लिख रहे हैं, जो नहीं पता वो नहीं पता। अब इसके बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये शायद दोनों पता है। चलो लिखे ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कितना कितना मेरे को बताओ ना, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,500 एंड 14,500। बताओ मैंने यहां तक सही लिखा। और मेरा 10,500 है, माइनस करेंगे 14,500 यानी आउटर कॉलम में आने वाला है -4,000। अब ग्रॉस में इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा नेट। ग्रॉस ही नहीं पता तो नेट क्या पता। बस एक और ऐसा क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, फिर हो जाएगा। यानी परचेज नहीं पता तो बस ब्लैंक छोड़ते जाओ, बाकी जो पता लिखते जाओ। चलो डन। अब मेरे इसके बाद आने वाला है 5 खर्चा। मेरा पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। देखना मेरा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितना दिया हुआ है। वो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ये बचा है, इतना बचा है, सीओजीएस बचा है। ठीक। मेरा अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है। एडमिन ओवरहेड जनरल, सॉरी ऊपर में क्या था, प्रोडक्शन नेचर। एडमिन ओवरहेड है तो सही, पर जनरल नेचर का है तो ऊपर नहीं आएगा। माइनस करना है सेल और स्क्रैप, नहीं है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, यानी ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है यहां तक। अब आने वाला है क्वेश्चन, खत्म होने वाला है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करना है, दो एडजस्टमेंट ऐड करने वाले हैं, ओपनिंग एफजी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। दोनों दिया है। ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी कितना कितना है 17,600 एंड 19,000। ये कितना आएगा -1400 शायद। क्या मैंने सही लिखा। ठीक। अब कोई मेरे को बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करेंगे। अब ये जो कॉस्ट आएगा इसका नाम क्या, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ब्लैंक छोड़ दे, पहला लाइन में देखा सीओजीएस दिया हुआ है। मेरा सीओजीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56,000। अब जैसे ये वैल्यू आया ना, क्वेश्चन हो जाएगा। आया समझ में।
चलो एक काम करें, सीओजीएस आने वाला है 56,000। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है 56,000। पूरा बैक कैलकुलेशन हो जाएगा, पर वो बाद में कर लेते हैं, पहले जब चल रहा है तो फ्लो में खत्म कर दे। अब मेरा सीओजीएस के बाद बस खाली एक आखिरी ओवरहेड आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? 3500। और एक और वैल्यू आएगा एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का। जरा देखते हैं, एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर? 2500। ठीक, जो मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, एट प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। चलो मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। सुनो ना, बोलो एक सेकंड, क्या लिख दिया ना एडमिन ओवरहेड? तुम बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना चाह रहे हैं, करेक्ट। उसका मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन, मतलब उसमें एडमिन नहीं जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का था, तो जनरल नेचर का है वो तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही आएगा, तो उसमें हम लोग क्यों जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। रीजन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर में कभी एडमिन ओवरहेड आता ही नहीं है। कब आता? अगर वो प्रोडक्शन नेचर का रहता, पर यहां प्रोडक्शन नेचर तो नहीं है, जनरल नेचर है, तो सीओजीएस में ना आना चाहिए, ना आया हुआ है, वो बस खाली ऐसे लिखा है, वो नहीं उसके बाद ही आएगा। सुनो ना, कॉस्ट ऑफ सेल का वैल्यू बताओ ना, कितना आ जाएगा? ये आएगा 62,000। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू पता है। देखना मेरा सेल वैल्यू क्या दिया हुआ है? 75,000। जैसी वैल्यू पुट करेंगे 75, मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 75 माइनस 62, 13,000। बताओ तुम लोगों को यहां तक हुआ? ठीक, एक से अरे भाई रुको ना, 2 मिनट है, बोले जा रहे, इसको चाड़ा लगाओ। सुनो, तुमने अगर इतना करके आ जाए एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा? नहीं। कारण क्या है? नीचे में प्रॉफिट तो आ गया, पर ऊपर में तो पूरा खाली पड़ा है। अब यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा? बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सुनो, जीवन में कभी भी अगर बैक कैलकुलेशन करो, क्या लगता है माइनस को माइनस ही करेंगे या प्लस कर देंगे? जब उल्टा चलते हैं ना, तो माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाता है। ठीक, एक सेकेंड देखो, जब कुछ बताए ना तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज चुप रहो, क्योंकि सबको अगर आपस में बात करने लगेगा तो फिर कोई सेंस निकलता नहीं है। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वापस रिक्वेस्ट करेंगे, हर बार एक रिक्वेस्ट करेंगे, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब मैं मुंह से नहीं, हाथ भी कभी, इन लोग पे कैसे हाथ उठाए, लोग केस कर दिए, हम जेल में चला जाएगा। ठीक, अब एक काम करो, जरा एक काम करो ना, फटाफट बैक कैलकुलेशन करना। ये मेरा 56,000 आया था माइनस 1400 करने के बाद, तो जब उल्टा चलेंगे प्लस हो जाएगा। अब फटाफट कैलकुलेट करते हुए चलना। 56,000 प्लस 1400 करेंगे, कितना आ जाएगा? 57,400। तुम लोग ऐसे बैक कैलकुलेशन करके ना परचेज तक पहुंचना। ठीक, अब ध्यान देना, इधर भी माइनस हुआ है, जब उल्टा चलेंगे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो मेरा 57,400 प्लस 4,000 कितना आएगा? 61,400। बोलो आया? अब जब और उल्टा चलेंगे तो ध्यान देना, ये तो प्लस हुआ था, उल्टा चलने पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 51,400। अब और उल्टा चलो, मेरा 51,400 आया था, 17,500 प्लस करने के बाद उल्टा चलेंगे माइनस हो जाएगा, कितना आने वाला है? 33,900। अब और उल्टा चलना है। अब ये 33,900 आया था, इसको माइनस करके और इसको प्लस करके, जब उल्टा चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 33,900 में ऐड करेंगे 10,600, ये माइनस हुआ है ना, जब उल्टा चलेंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000। क्या कोई मेरे को परचेज का वैल्यू बताएगा? कितना आएगा? 36,500। यह है बैलेंसिंग फिगर। सही सही बताना, ये वाला क्वेश्चन कैसा था?
हाँ, ये कैसा था? इजी? मजाक कर रहे हैं, अच्छा था। ये क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आया हुआ एग्जाम में। 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क। पर अगर रंजन रहेगा तो ये क्वेश्चन देगा 2 नंबर का एमसीक्यू में, कैलकुलेट परचेज। पर एनीवेज रंजन नहीं है तो 10 नंबर का आया। बोला है ना समझ में? यानी जब भी कभी परचेज का वैल्यू ना दे वो 0 नहीं होता, बैक कैलकुलेशन करके मिल जाएगा। चलो डन, एक्सेलेंट। चलो डन। अभी तक जितना पढ़े प्लीज एक बार सबको रिवाइज करके आना। क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग का होमवर्क है, और होमवर्क है यानी होमवर्क है, सब करके आना। चलो डन। हम लोग कल मिलेंगे ठीक 11 बजे।